औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर खालिद महमूद है। आज की सावी बैठक में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज हमारे साथ मौजूद मेहमान हैं माशाल्लाह डॉक्टर मंजूर हुसैन मान साहब, सितारा इम्तियाज़ हैं, नायाब, जो बहुत बड़ा एक हमारा पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट है फैसलाबाद, वहाँ से हैं। हमारे साथ मखदूम मशहूद अहमद साहब हैं, जिनका ऑर्गेनिक कॉटन में बहुत ज़्यादा काम है, पाकिस्तान में सर्टिफिकेशन के काम में भी इन्वॉल्व रहे हैं। और फिर हमारे साथ डॉक्टर सैफ अली साहब हैं, ये कैबी से हैं। और हमारे साथ एक मौजूद मेहमान है डॉक्टर सैयद हबीबुल्लाह शाह साहब, जो बलूचिस्तान में कॉटन प्रोजेक्ट के साथ मुंसलिक हैं। तो आपको जैसा कि मालूम है कि जैसे अभी दुनिया में एक बड़ी डिबेट चल रही है, या एक बहुत, आज कोशिश करेंगे हम उर्दू में और टर्मिनोलॉजी ज़्यादा ना इस्तेमाल करें। तो इस वक्त बहस चल रही है जो मौसमी तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो हम किस तरह से अपनी फसलों को पैदा करें जो ज़्यादा इस मुश्किल हालात में, जहाँ पर आपको आने वाले वक्त में पानी भी कम हो जाएगा, जो आपको खादें हैं उनकी तक रसाई भी मुश्किल हो जाएगी। तो उस सिस्टम में क्या ऐसा पैदावारी जो तरीकाकार है जिससे हम फसलें अच्छे तरीके आप हासिल भी कर सकते हैं और अपनी इनकम भी बढ़ा सकते हैं। तो ये काफ़ी मुश्किल मरहला है, इस पे आसानी नहीं है। लेकिन हमारी अगर देखा जाए तो जो ट्रेडिशन है कि आज से कितने 4 मिलियन ईयर्स अगो जब प्लांट्स ग्रो करना शुरू हुए थे तो नेचुरली ग्रो करते थे। ठीक है, हमारी वीट जो है वो डोमेस्टिक, वो उसको बाद में ब्रीड करके इस काबल किया गया है। तो मैं इस और डिबेट में नहीं जाता कि हमें जो है नामियाती और जो दूसरा जो एक ट्रेडिशनल मेथड है जिससे हम खाद्य और केमिकल लगा के अपनी फसलों को पैदा करते हैं। लेकिन आज का चूंकि जो टॉपिक है वो खसूसी तौर पर कपास के हवाले से है। कपास में जो एक ऐसी कपास जिसकी अभी दुनिया में डिमांड बढ़ती जा रही है, और वो मुल्क जो कपास, आपको पता है बहुत कम मुल्क दुनिया में पैदा करते हैं। पाकिस्तान उन मुल्कों में से तीसरे नंबर पर आता है। और ये एक एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, या एक एक मौका है, इससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो किस तरह से इसका जो नामियाती जो कपास होती है, इसका तरीकाकार क्या है, इसका तरीका, और इस फसल को ग्रो करने से पहले जो इसकी जो सर्टिफिकेशन की जो ज़रूरियात हैं, जो एजेंसीज इसको सर्टिफाई करती हैं, 3 साल का जो एक दौरानिया होता है। आज सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होएगी, लेकिन वो चीज़ स्टार्ट होती है आपके बीज से शुरू होता है। तो पहले आपने बीज कैसा सेलेक्ट करना है। तो इस चीज़ की फर्दर डिटेल में जाने से पहले मैं आप कहता हूँ कि मैं अपने मौजूद मेहमान मखदूम मशहूर साहब से ही इस चीज़ का स्टार्ट लेता हूँ कि वो हमें बताएं कि नामियाती कपास, इसका स्कोप क्या है और इसके क्या चैलेंजेस हैं, और पाकिस्तान किस जगह पे खड़ा है। जी मखदूम मशहूर साहब, ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया, दावत दी आपने। और सावी जैसा आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे लोग अपने दिल की बात आके करते हैं। और हम किसान, मैं खुद एक किसान हूँ, छोटा सा किसान हूँ, और हम खुद जो है खुश होते हैं कि हमारे दिल की बात की जाए और हमारे दिल की बात सुनी जाए। अ, देखिए जी, इससे पहले कि हम बड़ी बड़ी बातें करें कि नामियाती कपास क्या है, ऑर्गेनिक कॉटन क्या है और दुनिया में उसकी क्या डिमांड है, मैं एक छोटी सी आपको मिसाल, और बड़ी एक देहाती किस्म की मिसाल। मैं खुद देहाती आदमी हूँ तो मैं देहाती बात ज़्यादा करता हूँ। अम, हम जब छोटे थे तो हम जो है वो मटके से पानी पीना और हैंडपंप से पानी पीना हमारे लिए कोई मसला नहीं था। हम बड़े आराम से पानी पीते थे। और आस्ता आस्ता जब हम बड़े हुए तो किसी ने हमसे बोला उस जमाने में, जनाब पाकिस्तान में कंपनी आ गई है और वो जो है पानी बेचने लगी है। तो हमने बोला अस्तगफुरुल्लाह, ऐसा भी वक्त आएगा कि पानी जो है आदमी खरीद के पिएगा। और हमें यकीन नहीं आया था यार, ये कैसे हो सकता है कि हम जो है पानी खरीद के पिए। और ये तो हो ही नहीं सकता और बिजनेस चलेगा नहीं, क्योंकि पानी तो फ्री है हमारे पास, गांव में देहात में हमारे पास नदी नालों में पानी चलता है, हमारे पास जो है बारिश होती है पानी आता है, हम लोग जो है दरिया के किनारे रहते हैं, पानी आता है, हम तो अपना मटका लेके जाते हैं और पानी भरते हैं। बहरहाल वो वक्त आया कि हमने देखा कि पानी हमने खुद खरीद के पिया। और अब वो एक फैशन बन गया है, एक जरूरत बन गई, जरूरत फैशन भी नहीं बल्कि जरूरत बन चुकी है कि पानी आपका इतना खराब हो चुका है कि अब यकीन नहीं आता कि पानी जो हमें सप्लाई हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से वो साफ है भी कि नहीं। जिन लोगों के पास
जो लोग खरीद के नहीं पीते वो बहरहाल उसको छान के और धो के पीते हैं, उसको उबाल के पीते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक हमारा सिस्टम इतना खराब हो गया था कि हमें अपने ही सिस्टम को साफ करने की जरूरत पड़ी। अ, यही हाल जो है वो हमारी कपास का हुआ, यही हाल हमारी और क्रॉप्स का हुआ और फसलों का हुआ कि हमने उस पे इतने स्प्रे मारे, हमने उस पे इतने स्प्रे मारे, हमने उसको इतना गंदा कर दिया कि हमें तो उसकी ना उसका टेस्ट का पता चला, ना उसकी हमें उसकी उसकी खदोखाल का पता चला और आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ हमसे दूर होती चली गई। अम, कॉटन जो है उसकी डिमांड, ऑर्गेनिक कॉटन की डिमांड, हम डायरेक्ट मौजूद पे आते हैं कि ऑर्गेनिक कॉटन की डिमांड क्यों बढ़ी? आपको पता है कि ऑर्गेनिक कॉटन जो है वो कॉटन कपास इनफैक्ट सेल्यूलोज है और उन फसलों में से है जिस पर सबसे ज़्यादा जो है वो कीड़े हमले करते हैं। तो इस पर इसी मुनासबत से पेस्टिसाइड का या ज़रूरी अद्वियात है उनका इस्तेमाल भी होता है और ज़रूरी अद्वियात जो है अपना ट्रेस छोड़ के चली जाती है। उनका आप कुछ भी कर लें, कितना भी धो लें, तो उसका असर वहाँ रहता है और ये बात अब साबित हो चुकी है, लोगों ने इसको प्रूव किया है नंबर 1। सेकेंडली एक पेस्टिसाइड की तैयारी के अंदर न जाने कितना जो है वो फॉसिल फ्यूल, कितना जो है वो कोयला, कितना पेट्रोल और उसको बनाने में और पहुँचाने में लगता है और ये सब जो है फिर आपकी और हमारी जेब से ही जाता है। तो आहिस्ता-आहिस्ता कॉटन जो है वो एक महँगी क्रॉप बनती गई। एक वक़्त ये भी था कि कपास को लोगों को उगाने से मना किया लोगों ने कि अल्लाह का वास्ता कपास मत लगाना वरना तबाह हो जाओगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ इनपुट्स बढ़ गई थी। अम, नामियाती जो कपास है या ऑर्गेनिक कॉटन है इसकी डिमांड बढ़ने की और लोगों को पसंद होने की वजह मेडिकल भी है। बहुत सारे ब्रांड जैसे दुनिया में हैं जो मेडिकल जो दवाई मरीजों की तीमारदारी के लिए या उसकी उनकी शिफा के लिए जो कपड़े यूज करते हैं या पट्टियां यूज करते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो ऑर्गेनिक कॉटन से बनाई जाए। तो इसके इसके मल्टीपल इसके जो है वो असरा जो है फायदे फवायद जो है दुनिया में आने शुरू हो गए। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का जो ज़रूरी तो इदारा है एक्सटेंशन डिपार्टमेंट, उसने डब्ल्यूडब्ल्यूएफ पाकिस्तान ने और केबी साथ मिलके इसका बहुत खूबसूरती के साथ इसका जो है वो आगाज़ किया पाकिस्तान में। लेकिन अब जो है हम जो है उस मकाम पे आ गए हैं कि कहते हैं ना कि जनाब अली के हमने अब पहले तो हमारे साथ मसला ये था कि रोटी बना ली, हमारे पास रोटी नहीं है। अब रोटी बना ली, अब डर ये है कि चूहे ना खा जाए, कौवे ना खा जाए, तो अब उसको हमने बचाना है। अब आहिस्ता-आहिस्ता हमारे पास कॉटन जो है वो बढ़ती जा रही है। ऑर्गेनिक कॉटन का सबसे बड़ा जो मसला है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान में और दुनिया भर में भी, वो है नामियाती बीज का हासिल करना। पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर बीज बल्कि 99% बीज जो है वो बीटी कॉटन का सीड है। बीटी कॉटन हमारे पास अवेलेबल है। वो उसका सोर्स कोई भी हो, उसका ब्रीडर सोर्स हो, उसका जो है वो सीड कंपनी से आ रहा हो, वो रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो। 2 साल पहले पाकिस्तान में कॉटन कम थी। लोगों ने डिमांड किया कि भई वो जो अनरजिस्टर्ड सीड है उसको भी अलाउ किया जाए, ताकि हम लोग जो है वो कॉटन मुल्क में लगाया जाए। लोगों ने लगाया, उसका नुकसान भी उठाया। अब हम आज आने वाली नस्लें भी उठाएँगी क्योंकि न जाने वो कौन-सा सीड है, लेकिन वो उस वक़्त मार्केट में सिस्टम में आ चुका है। अ, अभी डॉक्टर मंजूर साहब यहाँ पे होंगे तो वो उसके बारे में ज़्यादा आपको बताएँगे तफ़सील से और हबीबुल्लाह शाह साहब यहाँ पे आएँगे, वो भी आपको ज़रूर बताएँगे कि बलूचिस्तान में ऑर्गेनिक कॉटन का स्कोप क्या है। बहरहाल हमारे पास जो किसान है राजस्थान का किसान है या पंजाब के वो इलाके जहाँ पे अभी तक पेस्टिसाइड का के ज़हरीले असरात नहीं पहुँचे हैं। साउदर्न पंजाब में हम बात कर रहे हैं, अहमदपुर, शर्क़िया, भावलपुर और मुत्तसिल जो इलाके हैं उनके, वहाँ पे भी लोग कॉटन लगा रहे हैं। तो उनसे भी हमारी दरख्वास्त ये है कि ये एक एवेन्यू है जिसको आप लोग एक्सप्लोर करें और बीज जो है वो अपना आप लोग नामियाती बीज जो है वो हासिल करें। बल्कि आप हम में से कुछ फार्मर ऐसे हों, हम में से भाई हमारे किसान भाई-बहनें ऐसी हों कि जो अपना बीज खुद लगा के और अपने बहन-भाइयों को बेचें। हमें क्या ज़रूरत है हम सीड कंपनी से बेचें, ले लें सारा सीड। तो ठीक है हम लोग ज़रूरत पड़ती है हमें सीड कंपनियों की। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे अपने फार्मर, कोई बड़ा फार्मर, कोई छोटा फार्मर मिलके 10 फार्मर मिलके जो है वो सीड बनाएँ और आपस में हम लोग एक-दूसरे से ये बिज़नेस शुरू कर दें। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है हमें नामियाती बीज का ही आता है। बीज अगर गलत लग गया,
तो फिर वो आखिर तक नामियाती गैर नामियाती बीज कॉटन ही रहेगी, और हम ये ख्याल कर रहे होंगे कि भाई ये तो ऑर्गेनिक कॉटन है क्योंकि हमने स्प्रे नहीं किया, लेकिन बीज नामियाती रहेगा। जैसे वो कोयल जो है वो कौवे के घोंसले में अपने बच्चे दे देती है, और कौवा उसकी वो जो है वो निगहदाश्त भी करता है, उसकी आबियादी करता है, और बाद में पता चलता है नहीं तो कोयल है, फिर उसके पीछे भागता है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे साथ भी बहुत दफा ऐसा प्रॉब्लम आता है कि सीड जो है वो हमें मिलता है मार्केट से, तो वो जीएमओ होता है, और वो क्लेम किया जाता है कि ये नॉन जीएमओ है, नहीं जी मखदूम साहब, आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोकते हैं। जी तो अब मैं एक जिम्मेदार हूँ, मैंने कॉटन लगानी है, मुझे जी। पता चला जी कि ऑर्गेनिक कॉटन जो है, पहले तो ये ऑर्गेनिक कॉटन को नामियाती कॉटन हम कहते हैं, तो यही सही टर्मिनोलॉजी है या कोई और टर्मिनोलॉजी है? इसको इसको डॉक्टर साहब बायो कॉटन भी कहा जाता है। इसको नाम जो आपने कहा, जो नाम लिया उर्दू में नामियाती कॉटन, वो भी है, लेकिन जो ज्यादातर जो फैशन में नाम है वो ऑर्गेनिक कॉटन है, ऑर्गेनिक कॉटन के नाम से दिखती है। तो ठीक है। हम कोशिश ये करते हैं कि हम लोग जो है वो जो फैशन में चल रहा है उसको 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 अडॉप्ट करें, तो ऑर्गेनिक कॉटन जो है वो एक ब्रांड बन जाएगा हमारा। अच्छा, इसमें अगला सवाल ये बनता है कि वो जमीन कैसी हो लगाने के लिए। सीड की बात हुई, अब जमीन, तो जमीन जो है वो हमारे पास हम उसको बोलते हैं कंवारी जमीन। कंवारी जमीन वो जमीन जिसपे कोई 3 साल तक जिसके ऊपर कोई और कल्टीवेशन ना हुई हो, कोई और हमने जो है बीज नहीं बोया हो, हमने कोई स्प्रे नहीं किया हो, हमने फर्टिलाइजर ना डाला हो, वो जमीन हमें जो है वो चाहिए होती है। आ, अच्छा, अब अगर आपने ऐसी जमीन का आपने टुकड़ा ले लिया है कि जिस पर पहले से काश्तकारी हो चुकी है, और आप ये समझते हैं कि फौरन नहीं है, लॉन्ग टर्म में आइंदा जाके मुस्तकबिल में आपको ये नामियाती कॉटन करनी है, ऑर्गेनिक कॉटन करनी है, तो ये एक बड़ा फैसला है। बहुत मुश्किल होता है छोटे फार्मर के लिए, हम जैसे छोटे फार्मर्स के लिए, कि हमारे पास 20-25 एकड़ है, और 20-25 एकड़ में से हम लोग जो है 10 एकड़ को ऑर्गेनिक करना चाहते हो, तो उस 10 एकड़ को हम 3 साल तक के लिए जो है उसका इंतजार करें, 3 साल के बाद सर्टिफिकेशन होती है। बहरहाल ये मुश्किल फैसला है, लेकिन लोग लेते हैं, क्योंकि जो हमारे फार्मर्स हैं बलूचिस्तान में इस वक्त जो है अल्हम्दुलिल्लाह उनको 10% जो है वो प्रीमियम मिलता है। यानी कि अगर 4,000 कॉटन का रेट रहा वो मन के ऊपर 4,000, तो उनको 4,400 रुपये मिला, तो 400 रुपये उनको एक्स्ट्रा मिला, 10% का मतलब है 4% उनको एक्स्ट्रा मिला। तो ये एक एक प्लस पॉइंट है कि और दूसरी बात ये है कि वो सिर्फ कॉटन ही नहीं, उसके बाद जो जो फसल उस पे उगती है, मिसाल के तौर पे आप उस सब्जियां उगाते हैं तो वो भी ऑर्गेनिक सब्जियां होती हैं, उस पे आप गंदम उगाते हैं तो वो भी ऑर्गेनिक, क्योंकि जमीन जो है यहाँ पे जमीन सर्टिफाई होती है इस शर्त के साथ कि उसके ऊपर आप नॉन जीएमओ सीड नहीं लगाएंगे और आप पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में ये बात जान लीजिए, ये 25 साल हो गए ज़राअत में काम करते करते, मेरे वालिदैन का भी काम यही था, हमारे बड़ों का भी काम यही था, हम तो रसों से ये ज़राअत में काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोग हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला ने कोई चीज कोई दुनिया में बच्चा आए और उसका उसका यहाँ पे खाना ना आए। दुनिया में जब बच्चा कोई आता है ना, तो उससे पहले अल्लाह ताला उसकी माँ की सूरत में उसकी छाती में उसके दूध का इलाज इलाज उसका गजा का इलाज जो है ना कर देता है पहले ही, उसके आने से पहले। तो जो फसल आप हम लगाने जाते हैं उससे पहले उस फसल का फर्टिलाइजर और उसका पेस्टिसाइड अल्लाह मियाँ इस दुनिया में दे देते हैं हमको। अब मसला ये होता है कि हम उसको ढूंढते नहीं है। तो हमारे पास बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए हमारे पास एक नामियाती पेस्टिसाइड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, अपना हमारे पास फील्ड में अवेलेबल हैं, जैसे नीम है, करतुमा है, जिसको हम लोग सिंधी में टू बोलते हैं, पंजाबी में करतुमा बोलते हैं। तो इस तरह के मुतअद्दिद चीजें अवेलेबल हैं जिनको बाद में इस्तेमाल किया जाता है। बलूचिस्तान के अंदर हमारे फार्म्स पे बहुत सक्सेसफुली उसको यूज कर रहे हैं। जो भी हमारे किसान भाई उसको यूज करना चाहें वो वहाँ तशरीफ लाएं। आप ज़राई तोसी इदारा बलूचिस्तान का हबीबुल्लाह शाह साहब यहाँ पे आएंगे, उनसे आप बात कर सकते हैं, उनसे आप रब्ता कर सकते हैं, WWF से बात कर सकते हैं। CCRI मुल्तान के अंदर मैं देख रहा हूँ डॉक्टर तसव्वुर मलिक साहब यहाँ तशरीफ ला चुके हैं, और इसके अलावा वहाँ पे डॉक्टर जाहिद साहब हैं, ये लोग भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, इनको भी इसका पता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तुम साहब, आपने बड़ा एक तफसील से जो है ना इसका स्टार्ट आपने लिया है।
तो अब ये है चैलेंज हमारा बीज से शुरू होता है। तो अब बीज को उसकी दस्तयाबी और फिर ये कि बीज एक अरसे तक जो है उसके अंदर एक अपनी मुदाफत होती है, मुदाफत भी खत्म हो जाती है। तो अब ये भी एक बड़ा चैलेंज है। तो आप जरा बताएं कि बीज की जो दस्तयाबी है वो कहाँ तक है, और जिम्मेदार भाइयों को बीज कहाँ से दस्तयाब होगा? देखिए, बीज की दस्तयाबी शुरू शुरू में जब हमने काम शुरू किया तो एक इशू था, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रॉब्लम था इसका। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप जस्तजू करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपको बीज मिलना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, हम लोगों ने बहुत थोड़े से अरसे से, थोड़े से इलाके से स्टार्ट किया, और 2018 में हम लोग तकरीबन 800 बेल्स कर पाए। लेकिन इस साल हम लोग अलहमदुल्ला 15,000 16,000 बेल से ऊपर चले गए। तो इसका मतलब ये है कि बीज अवेलेबल था तो हम वहां पे पहुंचे, और ये हमने बीज मल्टीप्लाई किया। हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के प्लॉट्स लग रहे हैं, वहां पे काम हो रहा है। हर अच्छे काम, जब भी आप अच्छा काम करेंगे, मैं कतई नजर इसके कि हम कॉटन की बात कर रहे हैं, दुनिया का आप कोई भी काम कर लें, आप वीट पे कर लें, आप आम पे कर लें, जब भी आप काम करेंगे आपके साथ प्रॉब्लम भी आएंगे, मुखालफत भी आएगी, लोग उसमें एतराज भी करेंगे, कीड़े भी पड़ेंगे उसके अंदर पानी भी कम पड़ेगा, लेकिन आपको अपना काम करते रहना है और आपने आगे बढ़ जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसकी दस्तयाबी की आपने जहाँ तक बात की, तो हमारे पास बहुत सारे इदारे हैं, जैसे CCRI मुल्तान है, जैसे निया टंडोजाम है, जैसे निपजी है। इनके पास भी सीड अवेलेबल होता है, इनसे भी बात की जाती है। इसके अलावा कुछ सीड कंपनियां हैं जो जिनको हमने शॉर्टलिस्ट किया है, जिनसे हमने बात की है, जिनसे हमने दरखास्त की है कि आप मेहरबानी करके हमको नॉन GMO सीड या नामियाती सीड आप अगर हमें दें, तो वो भी आपको सीड अवेलेबल करके देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो सबसे बड़ी बात है ना, वो होता है जैसे हम लोग बोलते हैं, जो भी इस्लाम में या हम कोई भी काम करने से पहले कि आपकी नीयत क्या है। अगर आपकी नीयत है कि मैंने काम करना है, तो वो काम हो जाता है। ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं कि आपकी नीयत ना हो और वो काम हो जाए। तो नीयत बहुत जरूरी है, नीयत साफ हो और आप समझते हैं कि भाई मैं सही लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, सही डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ, तो आपके काम हो जाते हैं। तो भाई इसकी डिमांड क्या है, कितनी बड़ी मार्केट है आने वाले? आपने बड़ा शुरू में बड़ा अच्छे तरीके से बताया कि ये जो एक तो चूंकि अब जो जो दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, और फिर एक डिबेट हमारी जो चल रही है दुनिया में इस वक्त, प्लास्टिक अच्छा नहीं है हमारी इस प्लेनेट के लिए, जमीन के लिए। वो अब समंदर के अंदर ऐसे ऐसे जगहों पर भी प्लास्टिक पहुंच गया है जो बहुत दूर था। फिर माइक्रो प्लास्टिक है, तो उसका सोल्यूशन जो है वो कॉटन है। कॉटन में फिर आगे नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, तो ऑर्गेनिक कॉटन तो एक नेक्स्ट लेवल की बहुत बढ़िया चीज है। तो इसकी क्या डिमांड है, मतलब कुछ अंदाजे में बता सकते हैं ताकि? जी डॉक्टर साहब, इसमें इसमें आप ये देखें कि 33% ये रिपोर्टेड है, और ये इंटरनेट पे अवेलेबल है। अगर आपको गूगल करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि 33% सालाना इसकी इंक्रीज हो रही है। और ये एक बहुत बड़ी डिमांड है कि सालाना डिमांड जो है 33% इसकी दुनिया भर में जो है वो इंक्रीज हो रही है। अम, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि पहले शायद इसमें 2-4 ब्रांड्स थे जो काम कर रहे थे। अब कम से कम 17-18 ब्रांड्स ऐसे हैं कि जो ऑर्गेनिक कॉटन के ऊपर आ रहे हैं। अच्छा, जब ऑर्गेनिक कॉटन के ऊपर मुख्तलिफ ब्रांड्स आ रहे हैं, तो साथ साथ वो लोग जो लेफ्ट अवे हैं, वो और ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो ऑर्गेनिक कॉटन पर काम नहीं कर रहे, और उन्होंने अपने कॉटन के ज़ाहिर है हर कॉटन के उन्होंने अपना एक ब्रांड का नाम रखा हुआ है, तो वो लेफ्ट अवे फील कर रहे हैं, वो जरूर लेफ्ट अवे फील कर रहे हैं। लेकिन ऑर्गेनिक कॉटन और दूसरी तमाम कॉटन में एक चीज बहुत वाजे है, और वो है सर्टिफिकेशन। हमारी ऑर्गेनिक कॉटन की सर्टिफिकेशन होती है, हमारी ऑर्गेनिक कॉटन की टेस्टिंग होती है। ऐसा नहीं है कि मैंने ऑर्गेनिक कॉटन लगाई और मैंने कल ऐलान कर दिया जाके जनाब ये कॉटन ऑर्गेनिक है। मैंने खुद से अपने भाई से लिखवा लिया कि भाई मखदूम साहब आप लिख दें कि ये कॉटन मैंने लगाई है, ये भी ऑर्गेनिक है, तो वो मुझे उसने लिख के दे दिया और ऑर्गेनिक हो गया। ऐसा नहीं है। अगर मैं क्लेम करता हूं कि हमारी कॉटन ऑर्गेनिक है, तो पहले उसके बीज का टेस्ट, उसके पत्तों का टेस्ट, उसके उसके जो है वो रेशे का टेस्ट बाकायदा होता है। और वो टेस्ट अभी तक हम लोग पाकिस्तान में नहीं कर रहे, वो टेस्ट बाहर होता है। तो बाहर टेस्ट जाते हैं, बाहर सैंपल जाते हैं, वहां से फिर जो है वो रिजल्ट आते हैं। और रिजल्ट में कभी कभी ऐसा भी होता है कि खुद हमारे अपने काम प्रोजेक्ट में, कि हमारे बहुत सारे किसान भाई जो हमारे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, उनके जो ऑर्गेनिक कॉटन वो लोग ग्रो करते हैं बजाहिर, वो टेस्ट में फेल हो जाते हैं। तो 25% हम लोग, हमारे फार्मर या 30% फार्मर ऐसे हैं बेचारे रह जाते हैं, फिर वो अगले साल फिर कोशिश करते हैं।
तो कहने की बात ये है कि ये इस कॉटन का या इस ब्रांड का सबसे जो नुमाया पहलू ये है कि और जितने दूसरे ब्रांड हैं, कॉटन के और दूसरे ब्रांड है जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो लोग कॉटन में काम कर रहे हैं उनको पता है कि दुनिया में और ब्रांड्स भी है कॉटन के। तो उन सब के अंदर एक सिस्टम है, ट्रेसेबिलिटी है, लेकिन वो सिस्टम जो है वो सारा का सारा जो है वो ट्रस्ट पे बिल्डअप हुआ है, एक अजम्पशन पे बिल्डअप हुआ है। और ये वाहिद ब्रांड है ऑर्गेनिक कॉटन का कि जो टेस्टिंग और थर्ड पार्टी, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं करेगा, कोई दोस्त नहीं करेगा, थर्ड पार्टी जिसको हम जानते नहीं है वो जो है आके आपकी टेस्टिंग करेगा। और वो अगर आप टेस्ट में पास हो जाएंगे तो आपको वो एक सर्टिफिकेट देगा कि आप पास हो गए। जी सर, ये अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे पॉज करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें आ गया, चूंकि बैठक का मकसद ये होता है कि जी जी ये इनफॉर्मल होती है, इतनी जी जी फॉर्मल होती थी। जी ऑनर जी। 6X जो है, पता नहीं नाम तो मैं नहीं मालूम। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ये आप सवाल पूछिए सर, अपना माइक अनम्यूट करें। जी जी जी। ऑनर 6, शायद आपका माइक मेरे ख्याल में ऑन नहीं है, इस वजह से आपको शायद मसला हो रहा है। या तो फिर दोबारा आप ज्वाइन करें, एक बार लीव करके जाएं। मैं आपको कोर्स बना देता हूँ, इसी बहाने शायद हो सकता है आपका ऑन हो जाए। नहीं, आप नहीं हो पा रहे। तो हम इसको दोबारा जब आप ज्वाइन करते हैं। अच्छा, ये एक जो बहुत मतलब हमारे जिम्मेदारों में ये एक मतलब मिथ कर लें या एक अंदाजा है, क्योंकि हमें इस चीज़ का इल्म भी नहीं है कि हमें कॉस्ट करेगी। ऑर्गेनिक की तरफ जाएंगे तो हमें सर्टिफिकेशन, जमीन की तैयारी, सारा कुछ वो जो उसमें खर्चा आएगा। तो वो आपको अंदाजा बता सकते हैं वो कितना खर्चा आता है? क्या वो 3 साल का खर्चा जो है हमारे जो इससे आमदन आएगी उससे उससे कम होगा? आमदन उसको जो है जस्टिफाई कर देगी? जी जी। देखें जी, ऑर्गेनिक कॉटन जो है वो एक प्रोजेक्ट के लिए है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक साइजेबल अमाउंट पे जाते हैं और 50, 60, 100, 200, 500, 1000 फार्मर मिलके लगाते हैं तो एक टेस्ट केस बनता है लोगों के लिए कि वो आके आपसे ऑर्गेनिक कॉटन उठाए। कि आपसे हमसे मुझसे कोई 10 10 मन तो खरीदने आएगा नहीं। मुझे कहीं अगर लेके जाऊंगा तो वो किसी काम की होगी नहीं। तो ये हमेशा ऑर्गेनिक कॉटन या कोई भी ऐसी चीज जो है जिसको हम बोलते हैं कि ऑफ कमर्शियल वैल्यू होती है, वो हमेशा एक साइजेबल अमाउंट के अंदर अगर वो आती है तो वो उसका उसका एक सेंस बनता है। अच्छा, ऑर्गेनिक कॉटन का प्लस पॉइंट ये है कि मिसाल के तौर पे आपको उसमें फर्टिलाइजर नहीं डालना, तो आपके फर्टिलाइजर की कॉस्ट बच गई। लोग बोलते हैं ज्यादा है, मैं कहता हूँ ऑर्गेनिक कॉटन सस्ती पड़ती है। और आपको फर्टिलाइजर नहीं डालना, आपको पेस्टिसाइड नहीं डालना, इसका मतलब है दो खर्चे तो हमारे कम हो गए। बाकी तो बीज वही है, किसान का मतलब जो कॉटन का बीज है उसके उस बीज में और ऑर्गेनिक कॉटन की नस्ल का ही फर्क है ना। मिसाल के तौर पे वो एक जीएमओ है, एक नॉन जीएमओ है। अंदर तो वो कॉटन का सीड है, तो आप कोई भी उसका नस्ल का नाम दे दें, कोई अच्छी नस्ल का नाम डाल दें उसका, तो वो अंदर तो नस्ल तो उसकी एक ही है, वो खानदान तो एक है, लेकिन उसके अंदर अदात है या इसके जो खसलतें हैं, नॉट नस्ल सॉरी, खसलत तो उसकी है एक ऑर्गेनिक और एक जो है वो जीएमओ, एक नॉन जीएमओ। तो हमें नॉन जीएमओ ऑर्गेनिक सीड का मतलब ये है कि जो सीड की रिक्वायरमेंट है पानी की या गर्मी की या मिट्टी की, वो तो एक जैसी है। लेकिन हम इसके अंदर फर्टिलाइजर नहीं डाल रहे, केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डाल रहे, और इसके अंदर हम लोग जो है वो पेस्टिसाइड नहीं डाल रहे। इसका मतलब है कि 16, 17 से 18 हजार से लेके और 40, 30, 40 हजार तक, डिपेंड कि हम कितना उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, सॉइल की कंडीशन कैसी है, तो ये हम बचा रहे हैं। तो अगर आपके पास 10 एकड़ है और आपने 16 हजार मिनिमम और 40 हजार मैक्सिमम बचाए, तो इसका मतलब 4 लाख से लेकर 1,60,000 रुपए आप बचा रहे हैं। तो ये अगर आपने 1,60,000 बचाया और आपने अगर आप 3 मन आपके कम भी उतरे तो वो वहां कंपेंसेट होता है। और 40 हजार रुपए का, तो उसका मतलब आपने जो है कोई 1,20,000 रुपए अगर आपका कम उतरा है और आपने 1,60,000 जो है वो बचाया, उसका मतलब अभी भी आपने जो 20-25 हजार रुपये बचा ही लिया एट द एंड ऑफ द डे। और आपने सबसे बड़ा अच्छा काम ये किया कि आपने जमीन को जो है उस पर जहर नहीं मारा, अपने बच्चों को आपने सेफ रखा, खुद आप सेफ रहे, आप भागे पीछे नहीं, और आपने उधार पे नहीं लिया। हमारे अक्सर हम लोग देहाती आदमी लोग हैं और हमने बचपन से देखा है कि ज्यादातर ये उधार पे ले जाता है। हमारे पास उधार बहुत चलता है कि आपने चलो भाई जहर उधार ले लिया, आपने फर्टिलाइजर उधार ले लिया, और वो उधार जो है वो आपको ब्याज पे मिलता है, उस आपको वो बड़ी प्राइस पे मिलता है, वो ओरिजिनल रिटेल प्राइस पे या कम प्राइस पे आपको नहीं मिलता, तो आपको वहां भी नुकसान होता है। तो ये दोनों चीजों से आप बच जाते हैं, ये उसका एक प्लस पॉइंट है। दूसरा, लोग बोलते हैं जनाब इसकी
इसकी इसकी यील्ड कम आती है, इसकी जो प्रोडक्शन है वो कम है। ये बात बिल्कुल ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि आप उसके इनपुट्स पूरे पूरे नहीं डाल रहे होते, तो वो आपकी शुरू में पहले साल दूसरे साल क्योंकि आप उसको समझ रहे होते हैं सिस्टम को, तो आप हो सकता है लोगों की इनपुट कम आए, लेकिन लेकिन ऐसा टेस्ट ऐसे 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 बहुत सारे बेशुमार फॉर्म ऐसे हैं कि जहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो कन्वेंशनल कॉटन से ज्यादा आई है, इसलिए कि आपने उनको उसको चीज कुछ चीज रिक्वायरमेंट थी वो आपने उसको दे दी। जब रिक्वायरमेंट आपने उसको दे दी और आपने उसको संभाल लिया, उसको आपने केयर की, तो वो उसका काम तो फूल निकालना है, उसने फूल निकाले और आपने उससे कमाया। तो ये सारी चीजें जो है वो जो है ना वो बेसिकली हम आ, अच्छे अच्छे वो हैं, प्रॉब्लम है, उनको एड्रेस करना चाहिए, लेकिन उनसे डरना नहीं चाहिए। लो जी मखदूम साहब, एक सेकंड अभी आप क्वेश्चन लेते हैं। आसिफ फरक साहब पहले सर आपसे लेते हैं, फिर जलाल साहब आपकी तरफ आएंगे। आपका म्यूट मेरे ख्याल में आप ठीक हो जी। आसिफ भाई बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का भी। मखदूम साहब थैंक यू वेरी मच एक ओवरव्यू देने का ऑर्गेनिक कॉटन की प्रोडक्शन के हवाले से। दो मेरी छोटी सी ऑब्जर्वेशन है जो अभी आपने बात की थी, मैं पीछे नहीं जाता। आपने कहा कि इस पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की कोई कॉस्ट नहीं होती, देयर इज ए कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। आपने कहा पेस्टिसाइड कॉस्ट नहीं होती, देयर इज ए कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड। तो जरा ये एक तो ये क्लैरिफाई कर दीजिएगा कि ये कॉस्ट जो करंट अभी आपने प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की हुई हैं बलूचिस्तान में वो क्या रही हैं। और दूसरा एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं ना, आप सिंथेटिक से निकल जाते हैं और आपकी जमीन 3 साल सिंथेटिक पेस्टिसाइड से बची हुई होती है, उस सॉइल की सॉइल हेल्थ जो है वो बहुत इंप्रूव हो जाती है। उसकी माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है ना वो हाइपर वे में मूव करती है, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो जब हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड भी यूज करते हैं, तो हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि आपकी प्रोडक्टिविटी कम नहीं होती, आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाती है, जो इस वक्त सिंथेटिक के बेस में हमारे फार्मर्स जनरली पाकिस्तान में ले रहे हैं। थैंक यू। हाँ सर, बिल्कुल आपकी बात सही है। ये हमने अभी चूंकि हम लोग माइक्रोबियल और उसमें हम लोग अभी इतनी डिटेल में हमने डिस्कशन नहीं की। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उसकी एक कॉस्ट मौजूद है, लेकिन हम उसको चूंकि हम कम्युनिटी फार्मिंग के ऊपर काम करते हैं ज्यादातर, हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज ही को यूज कर रहे होते हैं। हमारे अपने फार्म्स, अगर आप मिसाल लें तो बहुत दफा ऐसा होता है कि लेट्स से फार्म यार्ड मैन्योर की अगर हम मिसाल लें तो वो अनयूज्ड वहां पड़ा रहता है, उसको कोई खरीदार नहीं होता, फिर वो आस्ते आस्ते धक्के देके साइड में करके उसको कर दिया जाता है। सेकेंडली हम जो है वो वीड्स की वीड साइंसेस के एंगल से अगर हम देखें तो बहुत सारे जो वीड्स हैं उनको हम यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर मेकिंग पेस्टिसाइड्स। तो आपका बिल्कुल ठीक है, अगर हम उसको इकोनॉमिकल टर्मिनोलॉजी बेस पे अगर ट्रांसलेशन पे चले जाएं और कॉस्ट ऑफ लेबर और टाइम और मैन आवर्स डालें तो देयर इज अ कॉस्ट, आई एग्री विद दैट। बट इन ऑर्डर टू, कहते हैं तबलीग के लिए, जब हम तबलीग करते हैं तो वी से दैट देयर इज नो कॉस्ट बिकॉज वी आर नॉट हैंडलिंग एनी, कोई हम एक्सटर्नल इनपुट उसमें नहीं डाल रहे, वो सारी जो है ना इंटरनल इनपुट्स हैं। हम उसको बोलते हैं कि यार ठीक है, जो आपको फ्री में मिल रही है तो लेट्स टेक केयर ऑफ इट। और ये आपका बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपका अपना आशीष साहब, आपने इसको जो है हाईलाइट किया इशू को। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जब द मोमेंट आप जो है उसमें सिंथेटिक फर्टिलाइजर नहीं डाल रहे, इसके अंदर आप जो है पेस्टिसाइड नहीं डाल रहे हैं, तो बहुत सारी माइक्रोबियल एक्टिविटी, खासतौर पर फॉस्फोबैक्टीरिया, एजोटोबैक्टीरियम जिनके स्पीशीज, ये तमाम तमाम वो जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग और या फॉस्फोरस बिक्टिंग बैक्टीरिया जो है वो उसमें एक्टिवेट होते हैं और वो उसको तमाम बहुत ज्यादा उसको जो है वो इनकरेज करते हैं राइजोस्फीयर उसको, आपके जो है इसके रूट जोन्स को और रूट हेल्थ को। आपका बिल्कुल ठीक है, थैंक यू फॉर मेंशनिंग दैट, क्योंकि उससे जो है ये हम लोग हमने इस चीज को भी जो है हमने प्रेस किया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। हम जलाल मरी साहब की तरफ जाते हैं। जलाल मरी साहब बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। आप सर अपना क्वेश्चन पूछिए। आसिफ भाई फिर आपकी तरफ दोबारा आते हैं, आप अपना कोई और एक क्वेश्चन तैयार करके रखें, ठीक है जी। जी जलाल मरी साहब, आप म्यूट हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी जलाल साहब आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। आपका क्वेश्चन क्या है, आप पूछिए। शायद वो नहीं म्यूट कर पा रहे अपने आप को। तो चलें फिर मैं सर आपकी तरफ, मैं खुद एक क्वेश्चन लेके आता हूँ। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि ऑर्गेनिक कॉटन में पानी कम चाहिए। तो जी 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 जलाल भाई, जलाल साहब जी सर आप पूछिए। सर क्या हाल है? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। आपका क्वेश्चन सर, आपका सवाल।
मेरा क्वेश्चन तो हाँ, ये तो आप लोगों को किया कर रहे हैं। सबसे जो मुश्किल काम है ये सीड का है, सीड प्रोडक्शन है, सीड के मसाइल है हमारे। जो ऑर्गेनिक आर्ट हम कर रहे हैं तकरीबन कोई 500-600 एकड़ के ऊपर सीड मल्टीप्लिकेशन पे। अब हमारे पास सबसे बड़ा मसला यही है कि बायो पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर इनकी अवेलेबिलिटी मुश्किल काम है। अगर ये चीज़ें हमें मिल जाए ना तो हमारा फार्मर ज़्यादा बेहतर तरीके से काम मतलब कर सकता है। तो इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया। मैंने कहा जो आप लोगों की बातें भी सुनते हैं, आप लोग इस पे जो काम कर रहे हैं या जो आप लोगों के मशवरे होंगे तो इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू, बस यही बात है मेरी। बहुत शुक्रिया जलाल साहब, बहुत शुक्रिया जलाल मरी साहब। जलाल मरी साहब ने अपना तारुफ नहीं कराया। जलाल मरी साहब हमारे बहुत जबरदस्त जो है वो मैनेजर हैं, रटनी बारखान की तरफ ये काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी के साथ उन्होंने काम किया। उनके बाद बिल्कुल वही बात जो हम कर रहे हैं कि सीड्स की अवेलेबिलिटी और बायो पेस्टिसाइड्स का इशू है वो आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट सेक्टर की को अभी हाइपर एक्टिव होना पड़ेगा। इस सेक्शन के अंदर गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ फार्मर नहीं कर सकता, कुछ प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आना पड़ेगा। तो जलाल साहब आपका बिल्कुल ठीक है और यही हम इशू डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी सर, एक और मेरे तो सब क्वेश्चन है कि मैं कहीं से पढ़ रहा था कि ये अगेन इसको हासिफ भाई भी कमेंट दे सकेंगे। सॉइल की जो जिसको हम कहते हैं ना हेल्थ है या उसकी सेहत जो है ये और एक पानी के ऊपर बनती है, ठीक है जी। उसके अंदर आप वो मर्च करते हैं, उसके पिछली दूसरी फसल की जो बाकियात हैं वो वापस डालते हैं, ठीक है जी, ताकि वो बिल्ड हो जाए। तो वो उनका ये ख्याल था, मैं कहीं पे पढ़ रहा था, वो हिग्स जो है ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, वो उनको अभी काफी उनकी अभी जो है चैलेंज किया जा रहा है। वो कहते हैं कि इसमें ऑर्गेनिक कॉटन में जो है 70% लेस वाटर यूज होता है। तो आप मुझे जरा सा इसको जरा एलेबोरेट करके बताइए। अच्छा सर, देखें ये बयान देना तो एक अलग बात है, लेकिन फॉर्चुनेटली हम जो बलूचिस्तान मतलब अनफॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली लेट्स उसको इस एंगल से देखें। हम लोग जो ऑर्गेनिक कॉटन कर रहे हैं वो ज्यादातर बलूचिस्तान में कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग बारानी फसलें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसी स्टडी नहीं हुई है जहाँ पे हम कोई ये कह सके कि हमने वाटर का हमने कोई रिकॉर्ड किया हो या हमने उस पर कोई ऑब्जर्वेशन की हो। साइंटिफिकली वी हैव नॉट कंडक्टेड सच स्टडी। तो इस तरह हम लोग कोई बयान दे नहीं सकते कि पानी जो है वो कम यूज हुआ या पानी ज्यादा नहीं हुआ। हाँ, एक चीज जो अंडरस्टैंडेबल है, जो लॉजिकल है, जिसको हम कनेक्ट कर सकते हैं कि चूंकि इसकी सॉइल हेल्थ बढ़ जाती है और हम इसमें जो है वो ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है सॉइल के अंदर, तो इसका मतलब है वाटर रिटेंशन ज्यादा होती है सॉइल के अंदर। उसकी वजह से ये हो सकता है, एहतमाल है कि हो सकता है कि पानी की रिक्वायरमेंट कम हो। लेकिन पानी चूंकि जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, ज्यादातर हमारे पास बलूचिस्तान में बारानी उस पर हो रही है, तो वहां पे हमने अब तक कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया नहीं किया है। होना चाहिए, और आपने ये अच्छा सवाल किया और इंशाअल्लाह ताला इस पे सर हम आपके साथ सावी बहुत ओपन होगी, हम आपके साथ इस पे जो ना बात करना चाहेंगे कि सावी जो है उन खेतों में जहाँ पे आप पानी लगा रहे हैं, जहाँ पे कम लगा रहे हैं, हम दोनों को मॉनिटर करें, सैटेलाइट के थ्रू भी करें, सेंसर भी लग सकते हैं, तो थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। और ये आप वाली बात जो जमीन की जो है ना सेहत, ये एक दौरानिये के ऊपर बनती है। तो वो जो बेस्ट सिस्टम है, ये हमारे एक इधर हाफसाबाद में ही फार्मर हैं, सुल्तान मेथोडोलॉजी, शायद अभी किसी को साहब बता भी देंगे। नाम सुना मैंने। सुल्तान साहब का जो फार्म है, तो वो उन्होंने पिछले 7-8 साल से अपने जमीन के ऊपर जो है, कभी वो चावल उगाते हैं तो चावल की बाकियात कभी जलाया नहीं है, वो जमीन के अंदर डाल देते हैं। जी, इस तरह वीट की, तो वो बाकियात जब बिल्डअप होती है तो आपका ऑर्गेनिक मैटर सॉइल का बिल्ड होता है। तो हमारे साथ चले डॉक्टर यूसुफ जफर साहब आगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम सर, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम सर। डॉक्टर यूसुफ जफर साहब, अस्सलाम वालेकुम। म्यूट है डॉक्टर साहब, म्यूट है। यू आर जस्ट इन टाइम। हम ये सीड की बात कर रहे थे और हम आपसे ही फिर पूछते हैं कि जो इस वक्त ऑर्गेनिक कॉटन के जो सीड उसमें कौन सी ऐसी वैरायटीज हैं, उसमें भी क्या यील्ड के पोटेंशियल के ऊपर बातचीत हो रही है और इसका क्या स्कोप है पाकिस्तान में। जी डॉक्टर साहब, आप सर म्यूट हैं।
डॉक्टर यूसुफ साहब आप म्यूट हैं सर। जी आप अपने आप ठीक है, अनम्यूट मैं करें। अनम्यूट करता हूँ। थैंक्स। जी जी, उसमें यह है सर कि एज यू नो कि पाकिस्तान में 2008 में सरकारी तौर पे जो है बीटी कॉटन अप्रूव हो गई थी सरकारी तौर पे, लेकिन उससे पहले 2004 से लग रही थी। और चूंकि हमारे फॉर्म छोटे हैं और आपस में क्रॉस कंटेमिनेशन बहुत है, तो नॉन जीएमओ सीड की अवेलेबिलिटी इज अ चैलेंज इन पाकिस्तान एज वेल एज इन इंडिया, बिकॉज द लार्ज एरिया आर बीइंग कवर्ड बाय द जीएम कॉटन। तो चूंकि ऑर्गेनिक कॉटन में जो सबसे बड़ा मेन पिलर है, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर खैमे के 4 वो कोने हैं और द सेंटर पिलर जो है जिसके बगैर खैमा खड़ा नहीं हो सकता, वो अवेलेबिलिटी है नॉन जीएमओ क्वालिटी सीड की। तो जो इदारे हमारे नॉन जीएमओ पे के साथ काम कर रहे हैं, जैसे एटॉमिक एनर्जी का इदारा नियाब है फैसलाबाद में, CCRI का सकरंड है, तो वो लोग नॉन जीएमओ पे काम कर रहे हैं। तो उनसे जो उनके जो जम प्लाज्म है वहां से सीड लिए गए थे। तो ये जो नियाब 2008 है और नियाब किरण है, तो ये ज्यादा ऑर्गेनिक इलाकों में लग रहा है सीड। इसकी भी क्वालिटी और अवेलेबिलिटी के इश्यूज हैं। उसमें मिक्सिंग भी है जीएमओ की, और उस मिक्सिंग की वजह से सारा जो आपका प्रोग्राम है वो सबूताज हो सकता है कि अगर उसकी आप जो ऑडिट एजेंसीज हैं अगर वो उसको नहीं पास करेंगी कि भाई ये यहाँ इसमें मिक्सिंग थी, तो आपका सारा जो एफर्ट है वो बेकार जाएगी। तो इसलिए सर सबसे जो बड़ा चैलेंज है वो अवेलेबिलिटी या मुहैया होना के, यानी कंटेमिनेशन से पाक नॉन जीएमओ क्वालिटी सीड। तो उसके लिए ओसीए के साथ मिलके हमने जो है वो सीड प्लेटफॉर्म, ओसीए सीड प्लेटफॉर्म एक प्रोग्राम शुरू किया है। उसमें ये है कि विद द फार्मर्स फॉर द फार्मर्स, यानी किसान से मिलके और किसान के लिए, तो नारा उसका ये है। तो उसमें ये हमने किया है कि सीसीआरआई की मदद से जो एडवांस लाइनें हैं, जैसे साइटो 226 है, वो किसी जमाने में क्रॉस किया था डिप्लॉयड कॉटन से, देसी कॉटन से, उसका छोटा पत्ता है, कम ग्रीन है। इस तरह साइटो 230 है, ये भी अपकमिंग वैरायटीज हैं। तो फार्मर पहले उनको जिस तरह टेस्ट केस में लगाएं छोटे छोटे जगह के ऊपर, और खुद देखें कि उसकी जर्मिनेशन कैसी है, उसका उगाव कैसा है, उसकी जो ग्रोथ कैसे होती है, और उसकी झाड़ कितनी है। 2 स्टेज के ऊपर ले और सेकंड स्टेज का बीज रखे अगर उनको लगता है कि वो जो चेक वैरायटी से बेहतर है, और उसको फिर अगले साल मल्टीप्लाई करके लगाएं। तो ये प्रोग्राम एक शुरू किया है कि अगर ताकि फार्मर को प्योर वैरायटी और अच्छी वैरायटी विद लेस इनपुट, क्योंकि एज यू नो डॉक्टर साहब के इस काम में, ऑर्गेनिक कॉटन में, आपको इनपुट्स वो नहीं दे पा सकते जो आप कन्वेंशनल में देते हैं, यानी हैवी स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड, ज्यादा फर्टिलाइजर। तो हमें वो वैरायटियां चुननी है जो रिस्पॉन्सिव हों, यानी जिनकी जड़ें गहरी हों, वो ज्यादा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर सके, उनमें कुव्वत मुदाफत अगेंस्ट वाइट सकिंग इंसेक्ट्स के और चूइंग इंसेक्ट्स के अगेंस्ट ज्यादा तगड़ी हो, और उसमें रोशनी जाती हो, जैसे कटा हुआ पत्ता है जिसमें देसी कपास का होता था। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि सीड अभी तक पाकिस्तान में जो सीड और बनोले के दरमियान फर्क बहुत कम है। तो जर्मिनेशन का आपको पता ही है, अखबारों में भी आता रहता है कि पाकिस्तान के सीड की जर्मिनेशन जो है, इन्होंने पिछले साल 55% के ऊपर इवन अप्रूवल दी है। तो देखिए, ऐसा खेत जिसमें 50% यानी आधा खेत खाली होगा, तो आप कैसे पैदावार ले सकेंगे अगर आप पौधों की तादाद ही पूरी ना कर पाए। तो हम ये कहते हैं कि बेशक आप दोबारा लगाएं, सीड ज्यादा लगा लें, तो कम से कम खेत में पौधों की तादाद जो है 30,000 को टच करे, ताकि आपको जो ऑर्गेनिक कॉटन की वजह से थोड़ी सी पैदावार में कमी आएगी, जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड ना देने की वजह से, उसको कंपनसेट करें आप ज्यादा पौधों की तादाद के साथ। तो ये सारी बातें हैं सीड के हवाले से, और हमने कुछ कंपनियां भी चुनी है जो तैयार हैं इस बात पे कि हम जो है वो नॉन जीएमओ सीड को आइसोलेटेड एरिया में डेवलप करेंगे। तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, ये उम्मीद है कि 2023 और 2024 में हम फार्मर्स को एक अच्छी तादाद में, माकूल तादाद में
रीजनेबल प्राइस के ऊपर जो है उनको सीड नॉन जीएमओ का मुहैया हो सकेगा। डॉक्टर साहब उसमें ये चीज, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी सर, आपने बड़ा तफसील से इसका हमें समझाया। अच्छा फर्स्ट करो मैं एक जिम्मेदार हूँ, क्योंकि हमारी ये वाली बात, ये बैठक होती है जिम्मेदार लेवल की है, तो हम जरा उस साइंटिफिक डिबेट में नहीं जाते। मैं जिम्मेदार हूँ, मैंने बीज लगा दिया, तो अब मुझे नहीं पता था कि उसमें कोई मिक्सिंग थी, ठीक है जी। तो मैं पूरा या तो 4-5 महीने वेट करने के बाद मुझे पता चला कि जिसमें तो मिक्सिंग थी। क्या इसके इन बिटवीन भी कोई दरमियान में कोई टेस्ट हो जाते हैं जिससे आप अंदाजा हाँ कर जी, सकते हैं कि राइट ट्रैक? जी जी, वो जरा बताइए। देखिए खालिद साहब ये बड़ा अच्छा सवाल है। पहले तो कहते हैं कि बीज जब आप लें तो बैच को स्ट्रिप टेस्ट, जिस तरह कोरोना में टेस्ट था, ये पाकिस्तान में फैसलाबाद में कंपनी है, वो 3 बड़ी कंपनीज हैं, अगाइडा है, एनवायरोलॉजिक्स है और रोमर है। ये स्ट्रिप्स बनाती हैं, मतलब मुख्तलिफ जीन्स जो जीएमओ में होते हैं, आप उनको बिल्कुल सिर्फ पौधा लें, बफर भी वो देते हैं महलूल सा, उसमें आप हल करें और आप टेस्ट कर सकते हैं अपने बीज की बैच को कि इसमें जीएम है कि नहीं है। अगर आपने वो किया बैच में फिर भी आ गया, तो एक हमने चाइना में, जब मैं निपजी में काम कर रहा था तो हमारी टीम गई थी चाइना, तो वहां हमने 2004-5 में तरीका सीखा था कैनामाइसिन का। वो सर पंजाब गवर्नमेंट ने इसी अपना लिया है, मैं आपको इश्तिहार भेज दूंगा, आप वो स्वाभाविक बैठक के जरिए बता भी सकते हैं। उसमें सिंपल है कि कैनामाइसिन आपने लेना है, जो कि लाइफ स्टॉक में यूज होता है, बहुत सस्ता है, 18 से 20 रुपए का आता है। स्ट्रिप्स महंगी है, स्ट्रिप्स जो है 50 स्ट्रिप्स जो है, पाकिस्तान में चूंकि डॉलर के अगेंस्ट रुपया कमजोर है, तो 40,000 रुपए की 50 स्ट्रिप्स आती हैं, जो कि बहुत महंगी हैं। वो लेबोरेटरी में या सीड सप्लायर तो कर सकता है, आम फार्मर यूज नहीं कर सकता। कैनामाइसिन ये है कि 18 रुपए की, 20 रुपए की, और अगर ह्यूमंस की भी है तो वो 180 रुपए की बोतल आ जाती है 1 ग्राम वाली। उसको आप 1 लीटर पानी में हल करें और हाथ का स्प्रे लेके, जो ये नाई इस्तेमाल करते हैं बालों पे स्प्रे करने के लिए, या ये जो इस्त्री वाले हैं वो स्प्रे करते हैं, वो प्लास्टिक की छोटी स्प्रे बोतल लेके हर अपने जब पौधा जब 15-20 दिन का हो तो उस पे स्प्रे कर दें, ऊपर के 4 पत्तों के ऊपर लाइन में स्प्रे करते जाए, और कोशिश करें कि मगरिब के वक्त करें ताकि रात को वो एब्जॉर्ब हो जाए, एवेपोरेट ना करे। और उससे 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के दरमियान पौधों को चेक करें। अगर पत्तों पे पीले निशान पड़े कहीं कहीं, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस को, जो सूरज की रोशनी से लेके वो खुराक बनाता है, उसको मुतासर करते हैं वक्ती तौर पे, तो वो उसमें पीले पीले दाग पड़ जाएंगे। अगर दाग पड़ जाए तो आप मुतमईन रहे कि आपका जो क्रॉप है जो लगा रहे हैं वो वाकई नॉन जीएमओ है। लेकिन अगर वो उसमें बिल्कुल वो क्लीन रहता है और उसे कुछ नहीं होता, तो उस पौधे को आप उखेड़ दें ताकि वो जीएमओ है। तो ये बड़ा आसान टेस्ट है, चाइना में बड़े वसी पैमाने पे हो रहा है। तो आप जो है ना 100-200 रुपए में अपने पूरे 1 एकड़ खेत को वो जो है, या 300 रुपए में पूरे खेत को रिव्यू कर सकते हैं। ये आइंदा के लिए आपको सीड बनाने के लिए सबसे बेहतरीन और सादा नुस्खा है। डॉक्टर साहब ये तो आपने हमारा मसला हल कर दिया। मैं तो बड़ा परेशान था, मैंने कहा इसको तो किसी लैब में भेजना पड़ेगा, वहां इसकी टेस्टिंग होगी। ठीक है। ये तो नहीं आपने तो सर, 300 रुपए में मसला हल कर दिया। तो ये अभी ये हमारे में हमने हर सर, जी जी खालिद साहब मैं उसमें एक बता दूं, हमने ये लेके कैनामाइसिन खुद कैबी की ताबून से लेके हमने फार्मर्स की वर्कशॉप की है, जहां ऑर्गेनिक कॉटन लग रही है, रखनी में, बारखान में, और इसी तरह लसबेला में, जो दोनों जगह हैं, वो उनमें जगह जाके 100 फार्मर्स आते रहे हैं। हमने उनके सामने प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन दी है और उनसे खुद करवाया है, तो ताकि वो ये चीज आम हो जाए। और इस वजह से कम से कम मतलब कि हम अच्छी स्क्रीन अपनी टाइट रखें। उसके बाद भी ये है कि अगले साल जब फार्मर ने देना, तो जो सीड कंपनी वाला है वो जरूर उस बैच को तीसरी दफा टेस्ट कर ले, यानी स्ट्रिप से। वो तो बैच में कर सकता है 1 या 2 स्ट्रिप लगा के, ताकि जो है ना मजीद जो है वो श्योरिटी हो जाए, ट्रस्ट वर्दी हो कि हाँ वाकई ये नॉन जीएमओ है, हम रिस्क नहीं ले रहे। तो सर इसके ऊपर एक ना अलहदा प्रोग्राम करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में आप वो दिखा भी सकें कुछ पिक्चर्स भी और किस तरह से करते हैं, तो इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे। मैं भेज दूंगा आपके। साबी हाजिर है सर, साबी ये तो आसिफ साहब ने सवाल किया हुआ है। आसिफ भाई जी। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर यूसुफ जफर, मुझे आपको ज्वाइन करना था उसमें, और हम लोगों ने बायोपेस्टिसाइड बनाया और हम उसकी ना टेस्टिंग करवा रहे हैं
फॉर क्लियरेंस के इट इज केमिकल फ्री। तो डेमो हम लगाना चाह रहे थे उस वक्त, लेकिन एक्चुअली लास्ट मोमेंट पे कोऑर्डिनेशन की वजह से, आपको पता है कि हम लोग ट्रैवल करते हैं, हमें अपने 5-5 दिन ब्लॉक किए होते हैं कि इस दिन जाना है, वहां जाना है, हमें एक दिन पहले रिकन्फर्म कोई ना करे, दूसरे दिन सुबह 12 बजे कह के अपने पहुंचना है, तो फिर हम लोग नहीं जा सकते। ये बुरी आदतें हैं हमारी। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान में काम हो रहा है। हमने होम ग्राउंड सोल्यूशन पे, बायो पेस्टिसाइड्स पे बहुत एक्टिवली पिछले 6 साल है ये काम कर रहे हैं हम लोग, और हमने दूसरी क्रॉप्स पर भी काम किया है। डॉक्टर साहब, दूसरी एक जो पहले सवाल वो कर रहे थे ना, आप कह रहे थे मॉइस्चर की, और जब हम जमीन की माइक्रो लाइफ को इम्प्रूव करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली उस सॉइल की हेल्थ जो है वो नेचुरली वर्मी कंपोस्ट की तरफ चली जाती है, और उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी भी बेहतर हो जाती है, और उसकी प्रोडक्टिविटी भी बेहतर हो जाती है। उसमें जितने मिनरल्स अवेलेबल होंगे ऑर्गेनिक फार्म में, वो बहुत एक्टिवली उसको अवेलेबल कर देता है प्लांट्स को। तो इस पे थोड़ा सा काम करने वाले हैं। हमारे लोगों को जनरली सॉइल फेजेस क्या इंप्रूव होती है, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी क्या इंप्रूव होती है, माइक्रो लाइफ कैसे इंप्रूव होती है, अभी लोग अभी नहीं इन बातों को मानते। हम पिछले 10 साल से इस पे ना काम कर रहे हैं। हमने वीट पे भी देखा है, हमने ऑर्चर्ड्स में भी देखा है कि कैसे उसमें इंप्रूवमेंट आती है। और बायो पेस्टिसाइड से हमने तो ऑर्चर्ड्स को रिकवर किया है, पेस्टिसाइड से जान छूट गई और उनकी हेल्थ देखने वाली है उन चीजों की। तो आसिफ, इंशाल्लाह मैं जल्दी इसमें पाकिस्तान में होम ग्राउंड सॉल्यूशंस अवेलेबल हो जाएंगे। आसिफ, मैं इसमें एक बात बताऊं, मैं कल फैसलाबाद गया हुआ था, वह नयाब में था। नयाब ने एक बनाया है नयाब इको स्प्रे, वो 4,000 रुपए का दे रही हैं, 1 गैलन का डिब्बा, और वो शर्तिया उनका इतना पॉपुलर, और वो प्रैक्टिकली इतना लोगों को बायोपेस्टिसाइड में फायदा पहुंचा है, क्योंकि व्हाइट फ्लाई इज ए सीरियस इशू इन सदर्न पंजाब फॉर द कॉटन। तो वो 32 लाख का 1 हफ्ते में उनका बिक गया है, यानी लोग इतनी डिमांड है, लाइनें लगी हुई है, और वो मिनरल्स ऑयल की बेस के ऊपर है, और वो उसको ट्रैप करके व्हाइट फ्लाई वहीं मरते, दे कैन शो द डेमो। तो वो उन्होंने अप्रूव भी, पेटेंट भी फाइल किया है पाकिस्तान पेटेंट ऑफिस में, और उन्होंने डीपीपी को अप्रूवल के लिए भी जो उनकी अप्रूवल ली हुई है। और दूसरा एक और बना रहे हैं वो नैनो पार्टिकल के साथ। देखो, जहां तक तुमने कहा ना बायो फर्टिलाइजर्स, तो आपको पता है इस टाइम बड़ी पॉपुलर है बलूचिस्तान में, इसमें बायो पावर जो निपजी ने बनाई थी, और वो वाकई मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि इम्पैक्ट। अब 24 पाकिस्तान में पब्लिक में और प्राइवेट सेक्टर में 24 कंपनीज हैं, चाहे वो स्मॉल पैमाने पे हैं, चाहे ओरिगा वाले ने बनाई है, चाहे 4B वाले ने। तो बायो फर्टिलाइजर जो हम लोग पढ़ाते हैं ना जब, या और फार्मर्स को, तो हम कहते हैं 4 बड़े इनपुट्स हैं: नॉन जीएमओ क्वालिटी सीड, नंबर 2 बायो फर्टिलाइजर, नंबर 3 बायो पेस्टिसाइड, और नंबर 4 जो है बायो कंट्रोल। ये अगर आप 4 चीजें करेंगे जो कि बेसिक इनपुट्स हैं, तो तब आपको पैदावार मुनासिब मिलेगी और आपकी सर्टिफिकेशन हो सकेगी। तो नॉन जीएमओ सीड इज ए चैलेंज, बायो पेस्टिसाइड तुमने बिल्कुल सही कहा, वो चैलेंज है। बायो फर्टिलाइजर में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ठीक है। जो ओनली प्रॉब्लम है कि फार्म यार्ड मैनोवर या कंपोस्ट वो पाकिस्तान में इतनी अवेलेबल नहीं है। हम कह तो देते हैं कि जी इसको डालें तो बड़ा आपके जरखेज होगा, लेकिन फार्मर इतना के पास अवेलेबिलिटी है, कंपोस्ट बनाने का तरीका सही नहीं है, और अवेलेबिलिटी भी उसमें फ्रॉड भी है, और मतलब उसमें सारी मसले हैं, ह्यूमिक एसिड वाले, और दूसरे प्रोडक्ट तो बहुत है मार्केट में, लेकिन वो अवेलेबिलिटी और उसका जो एक्शन है इन एवरी सॉइल वो इतना ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो ये सॉरी, मैं यहाँ आपकी थोड़ी सी बात, सॉरी माजरत के साथ, ये तो इस पे भी एक बायो पेस्टिसाइड पे एक पूरा सेशन होना चाहिए। अच्छा, मुझे बताइए कि अभी तक हमारी पैदावार कितनी है, क्योंकि जिम्मेदारों के लिए प्रोग्राम में गए, मैं फिर इसको वापस जिम्मेदारों के लिए लेवल के लेता हूँ। पैदावार कितने मन तक जो है आपने नामियाती कपास के लिए? मैंने अभी मैसेज देखा, हमारे डॉक्टर सगीर साहब भी मेरे ख्याल में वो हैं, मोहम्मद सगीर, मुझे लग वही रहा है, लेकिन आप पहले आंसर दें फिर मैं उनसे पूछता हूँ। Khalid bhai, yes, I'm here, and yeah, I'm very interestingly listening to you all, and inshallah I will contribute. Okay, thank you. जी, उसमें सर ये है कि हमें वेरिएबल है, जो फार्मर्स रूल फॉलो करते हैं और वो धागे को फुल कर देते हैं, वो तो मैंने जिनरी से भी जाके पूछा है, क्योंकि 14 जिनरीज लग चुकी हैं लसबेला के अराउंड, देखें, और 2 जिनरीज ऐसी हैं जो एक्सक्लूसिवली ऑर्गेनिक के लिए उन्होंने अलग से प्लेटफॉर्म बनाए हैं। तो हमने उनको विजिट भी किया था, अभी लास्ट वीक की बात है। तो वो बताते हैं कि 20 से यानी या 18 से कह लें 24 मन इज एवरेज है जो वो ले रहे हैं।
तो पाकिस्तान की एवरेज भी 28 ही है। तो अगरचे उसको और उनको प्रीमियम मिलता है, फिर अगर सर्टिफाई हो जाए तो उन्हें 8 से लेके 10% प्रीमियम देते हैं, जो वैल्यू से ज्यादा जो भी जो स्पॉन्सर्स हैं वो उन्हें सूरती कॉरपोरेशन वाले हैं, आर्टिस्टिक मिलियन है, जो कराची की बड़ी पार्टीज हैं, टेक्सटाइल मिल की जो कि जीन्स बनाती हैं, सबसे बड़ी फैक्ट्री एशिया की या पाकिस्तान की, तो वो उन्हें फिर जब सर्टिफाई हो जाए तो उनको वो 8 से 10% प्रीमियम देते हैं टू कंपनसेट द लॉस विच दे हैव अकर्ड ड्यू टू गोइंग फॉर ऑर्गेनिक। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्योंकि ये मैं तो मुझे तो बहुत खुशी भी है कि एक ऐसी चीज है जो हमारे माशाल्लाह बलूचिस्तान का एरिया भी था और जिसकी ये एक समझे कि ये शनाख्त हो सकती पूरी दुनिया में, हम इसको लेके जा सकते हैं, तो अर्निंग भी इससे होगी, लेकिन एक पाकिस्तान का इमेज जो पूरी दुनिया में जा रहा है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ इसको। जो हम बात करते हैं ना कि जी जीरो वाली जो मिशंस कम हो जाएंगी, तो ये एक आई थिंक ए गुड केस स्टडी, जिस पे और पॉपुलैरिटी भी इसकी होनी चाहिए, इसकी आवाज भी आगे जानी चाहिए। अच्छा, खालिद अभी साहब इसमें एक मैं सिर्फ एक ऐड कर दूं कि इसको हम सिर्फ बलूचिस्तान के एक तो दो डिस्ट्रिक्ट से बढ़ा के 14 डिस्ट्रिक्ट में ले जाना चाह रहे हैं, ये दूसरा टारगेट है। 34,000 बेल जो पाकिस्तान में 2019 में सर्टिफाई हुई, उसको बढ़ा के 1 लाख बेल्स पे ले जाना चाह रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम सिंध में और ये जो पंजाब में हारूनाबाद में हमने एक एक्सपेरिमेंट लगाया है इस साल लोक सांझ से मिलके, और इसी तरह हमने डीजी ये जो है डेरा इस्माइल खान, जहां अब ये गोमल जैम डैम बना है और जो गवर्नमेंट का वहाँ प्लान है कि वो वहाँ जो है ना लेस डेल्टा वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया जाए। वहाँ अनफॉर्चुनेटली गन्ना बहुत आ गया जब चश्मा राइट बैंक कैनाल आई, तो अब वो चाह रहे हैं कि हम ऐसी क्रॉप लगाएं जिसमें पानी की रिक्वायरमेंट कम हो। तो वहां भी हमने बात की है एक्सटेंशन डिपार्टमेंट से, तो वहां भी हम डेमो प्लॉट लगा के, तो ये नए एरिया भी इंशाल्लाह पाकिस्तान के तीनों सूबे थर में हमने ढूंढ रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह तीनों सूबों में भी ले जाके इसको 1 लाख एकड़ तक लेके जाएंगे। जबरदस्त। जब ये आपने आप बात की डेरा इस्माइल खान की, तो हमारे साथ इसी मीटिंग बैठक में जो है डॉक्टर मसरूर लाई साहब हैं, अपने वाइस चांसलर डायरेक्टर इस्माइल खान यूनिवर्सिटी के। सर आप ऑन करें, हम आपसे सुनना चाहते हैं। मैंने पिछले दिनों इनको खुद फोन किया था इसी चीज पे बात करने के लिए कि डेरा इस्माइल खान की पूरी बेल्ट जो है, जहाँ पे हम क्यों नहीं इस तरह की ये इनिशिएटिव्स लेते हैं। जी डॉक्टर साहब बताइए, ऑफर आप तो डॉक्टर यूसुफ साहब की तरफ से है, वो आपके इलाके में आ रहे हैं। देखिए जी, ये तो चिराग तले अंधेरे वाली बात है। डॉक्टर साहब का बड़ा नाम है, इनके आगे तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। और ये डेरा इस्माइल खान आए और हम तक ना आए या हमसे बात ना करें, तो मैं तो ये कहूंगा कि गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। तो सर अच्छा, मैं गुजारिश करूंगा, क्योंकि आपकी बैठक का टाइम बड़ा कीमती, सेकंडों के हिसाब से डॉक्टर साहब से ऊपर तो हम बात कोई नहीं कर सकते, लेकिन मुझे ये है, मैं भी क्योंकि आपसे भी बात हुई, इलाके में भी बात हुई, कोमल सैम वाले हमारे पास बार बार आते हैं, चश्मा राइट कैनाल वाले आती हैं, गन्ना तो एक तरफ चला, फिर हमने शुगर बीट की इतनी काश्त कर दी, और एक वक्त था कि जिससे डेरा इस्माइल खान वाज ए वेरी गुड एरिया फॉर द कॉटन प्रोडक्शन, वो अब खत्म हो गया। और उसकी वजह जो डॉक्टर साहब ने कही, सॉरी आप म्यूट हो गए सर, म्यूट सर, डॉक्टर सॉरी आपकी म्यूट हो गई है, आई डोंट नो, पता नहीं दोबारा अनम्यूट। अच्छा सॉरी, अच्छा मैं ये कह रहा था कि हम पहले ऑर्गेनिक रहते थे और देसी कह लें कॉटन करते थे, फिर हमने बीटी और जीएमओ पे गए, फिर हमने फर्टिलाइजर किया और हमने क्वालिटी की जगह क्वांटिटी को खूब बढ़ाया। अच्छा, अब हमें पूरा एहसास हुआ कि जिस वक्त हमारी क्रॉप्स जो इंटरनेशनल मार्केट से एक्सेप्टेबल ना रही, तो हमने अब हम वापस आए ऑर्गेनिक की तरफ, लेकिन उसका सीड अब ढूंढना और उसकी प्रोडक्शन लेना वो कभी भी मैच नहीं कर सकती, क्योंकि बहरहाल ये एक फसल वो है जो हॉट ह्यूमिडिटी में बनती है और इसमें बहुत ज्यादा वो आप कह लें कि जो अटैक्स होते हैं, जिसके लिए हमें स्प्रे करना पड़ता है। तो मैं ये कहूंगा कि लसबेला होगा, मैं क्योंकि बहुत ज्यादा ना कॉटन का एक्सपर्ट हूं ना लसबेला का एक्सपर्ट हूं, लेकिन डीआई खान इज ए वेरी गुड एरिया जहां पे हम ये सारा कर सकते हैं। हमने सेक्रेटरी एग्रीकल्चर से भी बात की। लेट मी से डीआई खान या केपी में थोड़ा सा गवर्नमेंट इदारे उतने फाल नहीं जितना पीआरसी या पंजाब है।
तो मेरा ये गुजारिश होगी डॉक्टर यूसुफ जफर साहब से कि हमसे थोड़ी सी बात करें. वी कैन अरेंज सम डेमो फर्स्टली, सम प्रोग्रेसिव फार्मर्स जो इसमें आगे आए ताकि हम एक्सपेरिमेंटल वहां पे लगा के फिर इसको लेके आए. दिस इज ए नीड ऑफ टाइम और इसकी जरूरत है और डॉक्टर साहब बिल्कुल इस पे काम करें. लेकिन अगर थोड़ा सा केपी को इन्वॉल्व करें तो हमारे पास वो जमीन और वो फैसिलिटीज मौजूद हैं. तो आई होप के खालिद साहब और यूसुफ जफर साहब के साथ मिलके हम इस पे एक ना सिर्फ प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम डिफरेंट प्रोविंसेस में ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन पे पंजाब, बलूचिस्तान और केपी के साथ मिलके, ताकि हम इसमें वो देख सकें कि कितना पोटेंशियल है और कौन कौन से इलाके में कौन कौन से इनपुट्स की जरूरत है, ताकि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट या रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को दे सके कि किस इलाके की क्या जरूरत है, ताकि ऑर्गेनिक भी बढ़े लेकिन थोड़ा सा साइंटिफिक काम हो जो अगली नस्लों के लिए और नेक्स्ट जनरेशन के लिए ज्यादा फायदेमंद. थैंक यू. बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया. मैं उसमें कह दूं जी सर. खालिद, बड़ा जरूरी है. मैं एक साइट भेजता हूं इन्हें. पाकिस्तान में रिसेंटली यानी इसी साल के शुरू में 6 महीने की बेसलाइन स्टडी 4 सूबों की हो गई हुई है. तो वी डोंट हैव टू इन्वेंट द व्हील. तो वो मैं उनको साइट भेज दूंगा, वहां रिक्वेस्ट डालें. 62 सफ़ी की रिपोर्ट है, हम लोगों ने कैबी से मिलके और लाउड्स फाउंडेशन इनसे मिलके बहुत अच्छी बनाई है. उसमें पाकिस्तान के तमाम एस्पेक्ट को, चारों इनपुट्स को, और व्हाट वाज द बेसलाइन अर्लियर, व्हाट इज बीइंग प्लान्ड फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स, बिजनेस मॉडल भी उसमें है. तो वो यूके में और हॉलैंड से छप जाएगी. यानी वो अभी फिलहाल तो कॉन्फिडेंशियल है इन ए वे कि वो सिर्फ ऑन रिक्वेस्ट मिलती है. तो वो ले ले और उसकी बेस पे हमने जो DI खां के जो इलाकों को हमने मैप किया है, खुद विजिट करके और फॉर्म वगैरह देके, DG एक्सटेंशन उसमें इन्वॉल्व थे. अनफॉर्चुनेटली 20,000 एकड़ से अब 2,000 एकड़ से भी कम पे DI खां रह गया. दे आर ऑल शिफ्टेड टू गन्ना एंड अदर थिंग्स. हमने उसमें बहुत एफर्ट की है. PARC ने भी, आजरी ने मिलके मुफ्त सीड, मुफ्त ये. वहां जिनरी कोई नहीं है. वो कहते हैं कि जी जिनरी जो है वो हुकूमत लगाए. बस वो बड़े इश्यूज हैं, एक नहीं, उसमें बहुत ज्यादा इश्यूज हैं. और पर हम उसको इंशाल्लाह ओवरकम करेंगे विद द हेल्प ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑल्सो. वो ट्राईपार्टाइट बन जाएगा कि रिसर्च, एक्सटेंशन एंड एकेडमिक्स तीनों चीजों मिलके इंशाल्लाह चलेंगी, तो तभी काम बनेगा. बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया. अभी आपने आजरी की बात की, तो हमारे साथ डायरेक्टर आजरी हैं, डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब. हम इनसे पूछते हैं, हमें जरा चोलिस्तान की खुशखबरी वहां से दें. जी डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब, ये बैठक है, प्लीज किसी ने भी कोई बात करनी हो तो ये वेबिनार नहीं होता, तो हमने इसको बड़ा इनफॉर्मल रखा था, कैजुअल भी है, इनफॉर्मल भी है. जी डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब. सर जी डॉक्टर साहब अस्सलाम. डॉक्टर साहब, मेरा डॉक्टर यूसुफ जफर साहब बैठे हमारे मेंटर हैं, हमारे अस्तादा में से हैं. मेरा उनको भी सलाम. और आई एम लकी हियर कि मैं उनके साथ ज्वाइन कर रहा हूँ. चोलिस्तान से अच्छी खबर है सर. एक तो अल्लाह ताला ने बरान रहमत दी है और पूरे कॉटन जो हमारी एक्यूट स्ट्रेस में थी, 2 दिन से जो है ना यहाँ कॉटन की पोजीशन बेहतर हो गई है, कुछ स्ट्रेस से बाहर आई है. और चोलिस्तान साइड पे क्योंकि हमारे यहाँ ऑलमोस्ट अर्ली होती है, तो वहाँ उसकी फ्लावरिंग और उसकी पॉट फॉर्मेशन और ये सारी चीजें अब पीक पे चल रही हैं. बड़ी खुशी की बात है. ऑर्गेनिक कॉटन पे बात हो रही है और मैं अपने नॉलेज के मतलब कि मैं अपडेट हो रहा था, डॉक्टर साहब बता रहे थे, मैं नोट्स भी ले रहा था. तो हमारा इदारा, डॉक्टर साहब का अपना इदारा है, आपका है, हम बिल्कुल फ्रंट लाइन पे बैठे हुए हैं. जो इन्फॉर्मेशन कहेंगे तो हम इंशाल्लाह आपसे शेयर भी करेंगे. हमारे फार्मर से कनेक्शन है और हमारा IPM का प्रोग्राम, मैं तो IPM का खुद डे 1 से स्लोगन लेके फिरता हूँ. और मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि मेरा ये खुद एक पैशन है कि अल्लाह करे कि हम जहरों का इस्तेमाल कम से कम करें. और अब डॉक्टर साहब भी इसी पे ऑर्गेनिक कॉटन पे, मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब जिस चीज को पैशन के तौर पे लेके चलते हैं तो उसमें अल्लाह ताला इनको कामयाब करता है इंशाल्लाह. तो हमारा इदारा, इनका अपना इदारा है, हम इनके साथ हैं, हमने इनके ज़ेरे साया काम किया है. बहुत शुक्रिया जी यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मेहरबानी आपकी. अच्छा सर, हमारे साथ डॉक्टर सबर मलिक साहब हैं, हम इनसे जरा पूछते हैं, पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी जो है वो जिम्मेदारों को इस चीज के बारे में या क्या गवर्नमेंट लेवल की क्या सहूलियात मुयसर हैं. जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर सबर साहब.
थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर साहब, सब लोगों ने अपने अपने तरीके से जो कुछ भी करा था, जो हिस्सा डाल रहे हैं, तो आई एम श्योर कि लोग अपनी अपनी जगह पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कैबी इज डूइंग गुड, उससे पहले WWF जो पानियर है बेसिकली इस प्रोग्राम का, दे आर डूइंग गुड। लेकिन जो चीज़ हमें सबसे बड़ी नज़र आती है वो ये है कि इस चीज़ को, जो ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन है, इसको सर्टिफिक लाइंस पे लेके जाना है। जो हम गवर्नमेंट की तरफ से देखते हैं कि इस चीज़ को साइंटिफिक लाइंस पे लेके जाना है। इस चीज़ को कुलियों से, फार्मूलों से, जो भी लोकल ज़रूरियात आती हैं उस तरीके से, हिकमत से और होम्योपैथी से, और ये वो चीज़ों को नहीं चलाना है। मैं हमेशा लोगों को एडवोकेट करता हूँ कि जो ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन के प्रोग्राम्स हैं, ये बेसिकली स्प्लिटेड हैं। सीधा साधा लोग ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन पे चले गए विदाउट केयरिंग द प्री रिक्विजिट्स कि क्या चीजें हैं जो चाहिए हैं कि जिनके बाद हमने ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन पे जाना है। और ये चीज करते हुए तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं इस प्रोसेस को। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो जो स्टार्ट है इसका, अगर आप ऑर्गेनिक प्रोडक्शन स्टार्ट भी करते हैं प्रोग्राम भी, तो भी इसके साथ जब तक आप ऑर्गेनिक सीड की ब्रीडिंग का प्रोग्राम जो है, जो कि अभी लैप्स कर गए हैं, आप मीन ब्रीडर नहीं दिलचस्पी लेते हैं नॉन बीटी सीड्स में और ऑर्गेनिक सीड प्रोडक्शन में, तो चूंकि मार्केट उनकी उनकी जितनी भी मार्केट है वो बीटी कॉटन सीड की है, और न सिर्फ बीटी कॉटन सीड की है, बल्कि अब कंपटीशन है फॉर नंबर ऑफ जीन कि कौन सा ब्रीडर कितने जीन्स कहाँ पे दे रहा है। तो जो ब्रीडर जितने ज्यादा जीन्स दे रहा है उस हिसाब से ही उसकी मार्केट बने, चाहे आई मीन वो हो या ना हो, या काम भी कर रहे हो या ना हो। तो एक चीज है जो प्रिवेल करती है मार्केट में, तो वो चल रही है। तो अगेन खास तौर पे मशहूद साहब हैं, आसिफ साहब हैं, और दूसरे लोग जो हैं जो पॉलिसी मेकिंग में आते हैं, उनको हम खास तौर पे उनको मैं ब्रीफ करूंगा कि जो ऑर्गेनिक ब्रीडिंग का प्रोग्राम है, ऑर्गेनिक कॉटन ब्रीडिंग का, नॉन बीटी कॉटन ब्रीडिंग का और ऑर्गेनिक सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम, इसका स्ट्रेस करना और इसको स्ट्रेंथन करना ये बहुत जरूरी है। जो ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन प्रोग्राम जब शुरू हो जाता है तो फिर किसानों को ये चीज नहीं करनी चाहिए कि आप वो टेस्ट कर रहे हैं कि उनकी क्रॉप बीटी और नॉन बीटी, आई मीन इसकी क्या जस्टिफिकेशन बनती है कि फील्ड में फार्मर लगा के देख रहा हो कैनामाइसिन से या स्टेप से, या लेबोरेटरी में सैंपल भिजवा रहा हो कि ये मेरी बेटी है या नॉन बेटी है, इसका कोई तुक नहीं बनता है। तो सर्टिफिक टच या सर्टिफिक बेसिस में इसलिए कह रहा हूँ कि अनटिल एंड अनलेस जो इनऑर्गेनिक नॉन बीटी कॉटन का ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है वो बहुत जरूरी है इसमें, और उसके बाद ऑर्गेनिक कॉटन सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम बहुत जरूरी है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक कॉटन सीड प्रोडक्शन। और वंस ऑर्गेनिक कॉटन सीड प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो जाती है तो फिर ये किल नहीं होनी चाहिए ऑर्गेनिक कॉटन सीड प्रोडक्शन में। सर्टिफाइड ऑर्गेनिक सीड ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्ट प्रोग्राम्स में यूज होना चाहिए, और फिर उनको फिक्र नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने क्या यूज किया है। बाकी उनको यूज करना चाहिए जो रिकमेंडेड ऑर्गेनिक कॉटन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस हैं, वो उनको यूज करना चाहिए। और बाकी ये चीजें अगर आप ये फार्मर को आखिर तक कंफ्यूज करते रहेंगे कि ये उसने ये किया है, ये किया है, ये तो ये इश्यूज हैं। बाकी ऑलरेडी मैं 3 चीजें जो हैं वो इसी में सेपरेट में बता रहा हूँ। लास्ट 2-3 प्रोग्राम्स में भी हमने जिक्र किया। 3-4 बायो बहुत जरूरी हैं। 3-4 बायो, फर्स्ट बायो या ऑर्गेनिक पॉलिसी बहुत जरूरी है। अनलकीली हमारे फेडरल गवर्नमेंट में भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी पंजाब और बलूचिस्तान गवर्नमेंट में खासतौर पे ये लैग करती हैं। तो एक पहली ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पॉलिसी, ऑर्गेनिक कॉटन पॉलिसी बहुत जरूरी है। और 3 चीजें इंटरनल कॉटन प्रोडक्शन के लिए जरूरी हैं। फर्स्ट इज बायो सीड, जिसको हम इनऑर्गेनिक सीड या नॉन जीएमओ सीड, नॉन बीटी सीड कह रहे हैं। दूसरा है बायो फर्टिलाइजर्स, और तीसरा है बायो पेस्टिसाइड्स। मीन आपको सीड चाहिए, फिर आपको उसकी प्रोडक्शन चाहिए, और फिर प्रोटेक्शन चाहिए। प्रोडक्शन के लिए बायो फर्टिलाइजर्स चाहिए और प्रोटेक्शन के लिए बायो पेस्टिसाइड्स चाहिए। और उसमें भी फार्मर को इन चीजों पे ना नहीं जाना चाहिए। अब 4-5 साल हो गए, कोई तम्बाकू ला रहा है और उसको
उबाल रहा है और उससे सोल्यूशन बना रहा है और उससे कर रहा है और कोई क्या कर रहा है, तो दिस इज द राइट टाइम। अगर रियली आप लोग इंटरेस्टेड हैं ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन में, तो स्ट्रॉन्ग ब्रीडिंग प्रोग्राम, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक बायो ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन प्रोग्राम्स चाहिए हैं, जिससे फुल प्रूफ सीड आपको अवेलेबल हो, जिसके ऊपर और कोई बहस की जरूरत ना हो। नंबर 2, आपको बायो फर्टिलाइजर्स चाहिए। फिर ये नहीं कि वो फलां जगह से पम्पजेट मैन्योर आ गई है, फलां से ये आ गया, फलां से वो आ गया है। मार्केट में जो ऑर्गेनिक के नाम से प्रोडक्ट सेल हो रही हैं, उनकी 99% तक कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ऐसे बायो पेस्टिसाइड है, तो आप बायो पेस्टिसाइड एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हमारी भाई पेस्टिसाइड की। अगर मीन वाकई इस चीज की जरूरत है और आप प्रोग्राम को लॉन्ग टर्म के लिए और रियली ऑर्गेनिक प्रोग्राम चलाना चाहते हैं, तो अब इंडस्ट्री के साथ मिलके इसमें यही जो प्रोडक्ट्स हैं जो हम 4-5 चीजें यूज कर रहे हैं, उनको यूज करके एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम बायोपेस्टिसाइड्स बनाने की जरूरत है, ताकि जो रियल ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन है उसकी तरफ हम मूव कर सकें। अदरवाइज आप 1 लाख या 2 लाख बेल भी बनाना चाहेंगे तो फिर बना लेंगे, फिर यही सूरत हाल होगी। तो ये एक चीज है जिसके ऊपर मैं लोगों को सेंसिटाइज करना हमेशा करता रहता हूँ। तो एक और चीज है जो कि आज चूंकि लोग डिस्कस कर रहे थे, इसकी जरूरत क्या है और इसकी क्वांटिटीज कितनी चाहिए और ये वो, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रियली कितनी ऑर्गेनिक कॉटन की बेल्स आपको जरूरत है, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उसको किस रेट पे परचेज किया जाएगा, फार्मर को उसका क्या बेनिफिट मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, उसको प्रोड्यूस करना भी कितना आसान है। कुछ मीन अभी तक मैं देख रहा हूँ कि मीन जो लोगों को ऑर्गेनिक कॉटन की जरूरत थी, बलूचिस्तान की मार्केट को खास तौर पे अच्छा यूटिलाइज किया गया है। मैं एक्सपर्ट तो नहीं कहूँगा, अच्छा यूटिलाइज किया गया है कि वहां पर इस तरह के हालात थे कि आप विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ पेस्टिसाइड्स और विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स आप क्रॉप प्रोड्यूस कर सकते थे। लेकिन ये सूरत हाल भाई ऐसा ऐसा उस तरह नहीं रहेगी जिस तरह आप लोगों की सोच है। जो वक्त गुजरेगा और ऑर्गेनिक कॉटन को प्रोड्यूस करना इतना ही मुश्किल से मुश्किल हो जाएगा। आप देखें कि जो बीटी कॉटन है, इतनी टेक्नोलॉजीज के बावजूद उसको प्रोड्यूस करना कितना मुश्किल हो रहा है। तो ऑर्गेनिक कॉटन को प्रोड्यूस करना कौन सा आसान होगा? तो आपको फिर बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की बायोपेस्टिसाइड्स और बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की वेल मीन मैन्युफैक्चर्ड, रजिस्टर्ड और अच्छी सिस्टमैटिक रिकॉग्नाइज्ड किस्म की ये प्रोडक्ट्स चाहिए हैं तीनों, बायोसीड्स, बायो फर्टिलाइजर्स और बायो पेस्टिसाइड। तो फिर जाके आप एक बेस रखने की पोजीशन में होंगे। और गवर्नमेंट में देखता हूँ कि आप भी सिवाय बलूचिस्तान के एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट खास तौर पे एक दो मीटिंग्स मैंने देखी हैं, लोग बैठ के डिस्कस कर रहे थे, लेकिन कोई सीरियस मूव नहीं है, कोई सीरियस मूव। जो नीचे लोग हैं वो अपने तौर पे आइसोलेशन में काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ऊपर किसी को पता ना चले क्या हो रहा है। ये बिल्कुल एक एक अनप्लेजेंट सूरत हाल है। ऊपर वाले लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, पब्लिक सेक्टर को इसमें फुली पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो चाहे गवर्नमेंट फंडिंग करे, चाहे जो एजेंसी जो इसको प्रोड्यूस करवा रही है वो फंडिंग करें, ताकि इनऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन के ब्रीडिंग प्रोग्राम, ऑर्गेनिक सीड प्रोडक्शन के ब्रीडिंग प्रोग्राम, फुल प्रूफ अच्छी क्वालिटी का सीड आप इन प्रोजेक्ट्स के लिए अवेलेबल हो और सिस्टमेटिक ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन वो मुमकिन हो सके। इंडिया वाला काम और ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका वाला काम काइंडली वो अगर हम इस पे करेंगे तो बहुत बैड नेम होगा पाकिस्तान के लिए। एक वो चीज जो आप कर सकते हैं उसको करना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इतने खूबसूरत अंदाज से सारे जो है सीड सिस्टम के जो चैलेंज हैं उसका भी बताया। तो मैं चूंकि एक मेरे ख्याल में हम करेंगे दिन में किसी सावी की बैठक जो पॉलिसी लेवल की होगी, जो कि ये जिम्मेदारों के लिए प्रोग्राम होता है, फिर हम थोड़ा सा जो है बड़ा मतलब करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में। डॉक्टर यसुफ साहब, आप कुछ इसका कोई आंसर देना चाहते हैं या मैं अपने हबीब साहब की तरफ जाऊं? हबीब शाह साहब ने ज्वाइन किया हमें बलूचिस्तान से,
जी आप क्विकली कुछ आंसर देना चाहे सर। मैं हबीब शाह साहब पहले बताएं, क्योंकि जो कहते हैं ना कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट में कि ये सारा कुछ पाकिस्तान में ऑर्गेनिक कॉटन का नामुमकिन था अगर बलूचिस्तान का जो पब्लिक सेक्टर का डिपार्टमेंट है, ये जो डीजी एक्सटेंशन है, अगर ये इसमें इन्वॉल्व ना होता है, ही इज अ फोकल पॉइंट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, तो बड़ा अच्छी बात है कि हम इनसे सुने कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट पॉलिसी लेवल पे, इनपुट सप्लाई पे, जगहों के हिसाब से कितनी मेहनत कर रही है और किस तरह उन्होंने अपने हर जगह अपने ऑफिसर्स को, डिप्टी डायरेक्टर्स को नॉमिनेट किया हुआ है और किस कदर हम आहंगी से वो WWF और जो है कैबी और PARC सब लोगों से मिलके कर रहे हैं। तो हम हबीब शाह साहब भी सुनते हैं पहले। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें एक मौका दिया इसको बयान करने का। मैं ये कहूँगा कि सर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो है ना WWF के तावन से, KB से और जो हमारी कुछ प्राइवेट कंपनी हैं उनकी मदद से इस पे काम कर रहा है। जहां तक बात है सर, प्राइवेट कंपनी अकेली, इन्होंने एक दफा पहले प्रोजेक्ट यहाँ स्टार्ट किया था, यही WWF पाकिस्तान थी, विंदर में इन्होंने स्टार्ट किया था, वो इस हिसाब से ना कर सके। फिर उन्होंने हमें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को 2016 में जब अपने उसमें लिया लूप में, तो टेक्निकल जो वो थी वो हमारे उस पे थी। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि हमारी भी इतनी काविश नहीं है, ना WWF की इतनी काविश है जितनी नेचर की काविश है हमारे साथ। नेचर की वो इसलिए मैं कहूँगा कि सर यहाँ हम, आप अगर यूसुफ जफर साहब, आप तो यहाँ आप आए भी होंगे, आपने चक्कर भी दिया है और मुझे बीच में भी पता चला था कि आप विजिट करके गए थे। सर ये है कि मैंने, जब मुझे याद है कि 18 में ज्वाइन किया था, जब मैं पहले विजिट में गया था, तो यकीन करो कि मुझे फार्मर कह रहा था कि आप ऑर्गेनिक का कह रहे हो, मेरे साथ वाला स्प्रे कर रहा है और मेरे उस पे कीड़ा लगा हुआ है, आप क्या मुझे वो करोगे। हमने कोई मिसाल ऐसे कोई मैं कहूँगा कि रॉकेट साइंस नहीं अप्लाई किया, सिर्फ सिंपली सर वहाँ जो नजदीकी करतुमा है, धतूरा है, नीम है, बकाइन है, यही चीजें उसको कहा इनको बस इकट्ठा करो, इनको एक 15-20 दिन ड्रम में डालो और इसको वो करके स्प्रे करो। बाकी हकीकत में जो ये अपना CCRI मुल्तान के दोस्त डॉक्टर जाहिद साहब और पीर इदरीस साहब, इन सब के साथ हमने काफी अरसा विजिट भी कराए, हमने कहीं ETL से ऊपर सर इसको नहीं पाया, अपना इसको क्या नाम है, पेस्ट को। तो इस हिसाब से जब पेस्ट ज्यादा नहीं था तो हमारा हौसला और ज्यादा बेहतर हो गया। अब हमें जो सर इस टाइम सबसे बड़ा वो मसला है वो यही जो नॉन GMO सीड है उसका है। जहां तक रिसर्च के इदारे हैं, हमने काफी CCRI को कोशिश की इन्वॉल्व करने की कि हमें आप कोई नया बीज पैदा करने की वो करें, लेकिन हम लोग उससे इतने हौसला अफजा नताइज हमें नहीं मिले। लेकिन फिर भी जो सीड हमें मिला है, अब तो सर्टिफाइड जो कंपनी है कंट्रोल यूनियन, उन्होंने हमें कह दिया है कि आपने जो सर्टिफाइड एरिया है इसी का ही सीड इस्तेमाल करना है, आप किसी कंपनी से परचेज भी नहीं कर सकते। इस दफा कुछ हमने जैसे KB वालों ने कुछ वैरायटीज लगाई हुए है, हमने कोई 1000 एकड़ पे तकरीबन मुख्तलिफ जगहों पे लगाया हुआ है। हम अपने बस से के मुताबिक WWF के साथ मिलके हमने कुछ ब्रीडर भी हायर किए हुए हैं कि आकर इनकी रोगिंग करें, और जो मतलब है कि नॉन GMO सीड है, इन पे वो कैनामेसिन अप्लाई होती है, जो ताकि पता चले कि ये BT है नॉन BT है, उसको भी हम प्रैक्टिस में ला रहे हैं कि हमें, ताकि जो बिल्कुल नॉन BT सीड है वो हमारा प्योर हमारे सामने आ जाए और हम उसको आगे फिर मल्टीप्लाई करें। अब इस टाइम जो सर मैं WWF वाले अभी साथी को यहाँ होगा, जो भी हमारा टेस्ट जाता है तो BT की वजह से ही हमें कुछ मार पड़ती है, बाकी जो है ना वी आर सेफ। इवन मैं ये कहूँगा कि यहाँ नेचुरल फैक्टर बेहतर होने की वजह से अगर कहीं कोई यूरिया या दूसरी चीजें वो थोड़ा सा इस्तेमाल भी करते हैं, वो इतना डिटेक्ट नहीं होती। मैं अपने पाकिस्तान कम्युनिटी से ये कहूँगा कि बलूचिस्तान की नेचुरल वो उसकी वजह से बहुत बेहतर है। जो बलूचिस्तान में सबसे बड़ा हमारे लिए मसला था वो है सोशलाइजेशन का, कि हम लोगों को किस तरह कायल करें, कि कम्युनिटी को किस तरह अपनी तरफ लाएं। जैसे आप लोगों के बलूचिस्तान के हालात पता है, बहर की कंपनियां किस तरह इस टाइम सर, हम यकीन करें कि लोग रो में लगे हुए हैं कि आप हम काटन का प्रोजेक्ट, हम ऑर्गेनिक काटन का, यही टेक्सटाइल हमारे अपने जो, हम इस टाइम सर कोई 5 टेक्सटाइल जो लोकल टेक्सटाइल है कंपनियों से हमने MOU साइन किए हैं और वो यहीं WWF के थ्रू ही कर रहे हैं। और सर हमने ये पैटर्न इसलिए रखा है कि गवर्नमेंट के इदारे हमेशा बदनाम है
कि भाई आप लोग जो है ना सही तरीके से काम नहीं करते। अब जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो सारे WWF के पास हैं, और जो टेक्निकल हेल्प है वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के पास है। इसलिए एक बहुत अच्छा हमारा अभी तक जो मॉडल बना हुआ है, उसमें फाइनेंशियल हिसाब से भी हम लोग को सिर्फ ये लोग जस्ट ऑनरेरियम हमारे स्टाफ को देते हैं, और उससे ही हम लोग टेक्निकल हेल्प इनको देते हैं। और लोकली बहुत मतलब है कि हमारा ही स्टाफ, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का स्टाफ वार्ड लेवल तक, यूनियन काउंसिल लेवल तक अवेलेबल है। तो हम उनको एक किस्म का प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया हुआ है। फिर फार्मर फील्ड स्कूल, ICS जो भी सिस्टम बनता है उसको बुनियादी तरीके पे हम लोग ये टेक्निकल वो भी देते हैं और फैसिलिटेट भी करते हैं। अब सर इस टाइम तकरीबन हम कोई 1 लाख फार्मर के साथ काम करने जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। बल्कि 1 लाख सर फार्मर ना, 1 लाख एकड़ तक। तो और जो है ना कोई इस साल 21,000 एकड़ जो है ना सर्टिफाई हो चुके हैं ऑर्गेनिक कॉटन के। मैं नहीं समझता, क्योंकि इस दफा जब मैं रिसेंटली हमने मुल्तान में एक मीटिंग की थी जिसमें हमारी ही डोनर की इंसेप्शन की एक में बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ था। आप लोग भी शायद 1-2 नुमाइंदे एक दफा आए थे। तो वहां सर हमने ये जो कंट्रोल यूनियन के जो सीनियर ऑडिटर थे उनमें तो मैंने वो देखा, तो हम लोग तो बलूचिस्तान के अक्सर इलाके ऐसे हैं जहां हम फर्स्ट ईयर से ऑर्गेनिक कर सकते हैं, क्योंकि जो नए सोलर ट्यूबवेल हैं और लैंड बिल्कुल साफ है। पहली दफा अगर वो ऑर्गेनिक, फिर हम फर्स्ट ईयर से उसको ऑर्गेनिक में ला सकते हैं, क्योंकि वर्जन लैंड की वजह से। तो इसके लिए सर जहां तक बात है, जैसे अपना तसव्वुर मलिक साहब ने बात की, हमें फेडरल गवर्नमेंट की इस बहुत ज्यादा जरूरत है। बल्कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी अगर देखा जाए तो इस टाइम उस हिसाब से हमारी मदद नहीं करी है जिस तरीके से करनी चाहिए थी। कोई प्रोजेक्ट हमने 1-2 ऑर्गेनिक के जमा किए थे फेडरल गवर्नमेंट में, एक दफा अप्रूव भी हुए, फिर स्टक हो गए। अब इस तरह की पॉलिसी की जहां तक बात है, केबी वाले दोस्त काफी हद तक कोशिश कर रहे हैं, और हमारे जो बस की बात है, कॉटन कमिश्नर खालिद अब्दुल्ला साहब के साथ 2-3 मुलाकातें हुई हैं। इसी सिलसिले में DG पेनैक के साथ हम लोग 2-3 दफा वो इसी सिलसिले में काफी वो किया है। बाकी जो DG टेक्सटाइल है उनके साथ। अब सर एक चीज और है, जब तक हम, ये एक बिजनेस है, मैं ये कहूंगा ऑर्गेनिक कॉटन का, जब तक इसमें जुडिशियस यूज ना आए, जुडिशियस मैं इसलिए कहता हूँ कि सर हम लोग भी जिनको ऑर्गेनिक कॉटन दे रहे हैं उनको ऑर्गेनिक ही दें, और दूसरी तरफ जो उनकी तरफ से पैसा आ रहा है वो हमें पूरा मिले। इसमें उस वक्त पॉसिबल है कि हमारा काम बीइंग ए गवर्नमेंट बॉडी का, एक रेगुलेटरी बॉडी का काम है। उसमें हम लोग, टेक्सटाइल अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है, टेक्सटाइल फेडरल उसके कंट्रोल में है। अगर टेक्सटाइल भी हमारे उसमें रहे, ताकि जो प्रीमियम आ रहा है बाहर से वो प्रीमियम हमारे फार्मर को मिले। अभी ये भी आप यकीन करें, पहले 2 साल में हमें कोई प्रीमियम नहीं मिला। आखिर में हमारे यही लाडीज का जो प्रोजेक्ट है, इंडियन जो काउंटर पार्ट थे उन्होंने फिर हमारे साथ हेल्प की। हमारे जो अपना लाडीज के जो प्रोजेक्ट कंट्री एडवाइजर हैं मशहूद साहब ने, WWF के दोस्तों ने, हमने फिर आकर 10% जो है ना फार्मर को लेकर दिया। अब 10% जो है ना, मैं जो वैसे मैंने असेस किया है, कोई 50% से ज्यादा ये लोग फायदा लेते हैं। 50% अगर फायदा लेते हैं तो बाकी पैसा कहाँ जाता है? सिर्फ 10% फार्मर के पास आता है। तो ये चीजें सर देखने की हैं, जिसके लिए एक मुल्की लेवल पे एक जॉइंट, मैं कहता हूँ कि एफर्ट्स की जरूरत है, ताकि हम जुडिशियस तरीके से अगर इधर से रेगुलेट कर रहे हैं तो उधर से भी उनका जो हक बनता है उन तक पहुंचाएं। तो इसके लिए इस तरह के फोरम जो है, इनमें अगर कोई पॉलिसी की या किसी और चीज की जरूरत है तो वो भी हो सकता है। लेकिन हम एक और कोशिश भी कर रहे हैं अभी, WWF के उनके साथ एक वो हुई है कि हम पॉलिसी पे भी, केबी वाले भी साथ हैं, कि हम एक प्रोग्राम रखने जा रहे हैं इंशाल्लाह। नेशनल लेवल पे हो सका ठीक है, वरना क्वेटा में हम अपने लेवल पे एक प्रोग्राम करेंगे, जिसमें हम इसी पॉलिसी को भी काफी हद तक जो अपडेट हो चुकी है इस टाइम, केबी वाले उस पे काम कर रहे हैं, उसको देखेंगे, ताकि मजीद हम बेहतर इसको क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। यही सर मैंने आपका जी, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी अच्छी बातें बताई और चैलेंजेस भी बताए, और जो मुश्किलात भी हैं। तो चूंकि ये प्रोग्राम ज़्यादा, हम इस आज की डिस्कशन जो होती है वो जिम्मेदारों के लेवल पे होती है, काश्तकार भाई और बहनें देखते हैं। तो पॉलिसी के ऊपर एक सेपरेट डिस्कशन जो है किसी दिन पे करेंगे, और मेरी बात WWF से भी चल रही है हमने कि एक दिन में कोई मे बी फिजिकल इवेंट हो जाए इस्लामाबाद में या मुल्तान में या किसी जगह पे भी, तो ये डिबेट होनी चाहिए। अगर हमें ये भले ही थोड़ा सा मुश्किल तो लग रहा है, लेकिन ये है कि अभी मुझे बीच में यहाँ अलाबख्श साहब ने हाथ खड़ा किया हुआ था, पहले उनसे पूछते हैं, जो कि अगेन उनकी एक उनका नुक्ता नजर है। जी अलाबख्श साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, सर यूसुफ साहब का बहुत शुक्रिया, तसव्वुर मलिक साहब और बाकी मोहतरम का बहुत शुक्रिया। मैं बस कहीं पढ़ रहा था कि एक तो
पहले जिक्र हुआ कि ऑर्गेनिक कॉटन को पानी कम की जरूरत है, जबकि एक आर्टिकल मैंने पढ़ा वो बता रहा था कि नहीं, ये ज्यादा पानी लेती है और लैंड भी ज्यादा यूज करती है। अच्छा, इसमें इस डिस्कशन में वैसे तो बड़ी हेल्दी डिस्कशन है, इसमें हमें रिसेंटली श्रीलंका की एग्जांपल भी देखनी चाहिए। तो जो उनके एक्स प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपने पिछले इलेक्शन में वादा किया कि मैं मुल्क में ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करवा दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स थे और पेस्टिसाइड्स थे उन पे बैन करवा दिए 2021 से। तो हमने देखा जो कि डाटा ऑनलाइन है और सबको पता है कि इवन जो वो राइस में सेल्फ सफिशिएंट थे, उनकी राइस की यील्ड 20% कम हो गई, टी की प्रोडक्शन 20% कम हो गई। तो कुछ मैं सिर्फ ये श्रीलंका की एग्जांपल दे के बताना चाह रहा था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो उनका एक्सपीरियंस रहा है बड़ा रिसेंटली है, वो एक किस्म का बड़ा काफी ब्रूटल टाइप ऑफ एक्सपीरियंस है। तो ये चीजें भी हमें जहन में रखनी चाहिए। थैंक यू सो मच। मैं इसमें एक बात कहूंगा कि श्रीलंका का मैंने भी बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली स्टडी किया है, सारा डेटा हमारे पास है। उसमें वो मिसमैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस, बैड फाइनेंशियल पॉलिसीज, वो उसमें और चीजों का रोल है। और पाकिस्तान के लिए जो हम कह रहे हैं ये याद रखें, वो ऑर्गेनिक कॉटन नहीं ग्रो करते, दे हैव गॉन फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इन ए वेरी मैसिव वे। हमने हर फोरम पे यही कहा है कि इसकी खास निश है। जिस तरह यूरोप में, अमेरिका में, टर्की में, इंडिया में हर चीज जीएमओ के साथ, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर के साथ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर भी हो रहा है। पाकिस्तान में भी इससे निश है, जिस तरह बलूचिस्तान है। तो जहां आपको एक चीज डिमांड और सप्लाई बेस के ऊपर, अगर आपको दुनिया में डिमांड है, आपको उस पर प्रीमियम मिल रहा है, और वो पाकिस्तान से अभी भी चलगोजा जा रहा है, पाकिस्तान से नट्स जा रहे हैं, राइस जा रहा है, पाकिस्तान से शुगर जा रही है सर्टिफाइड ऑर्गेनिक। स्विट्जरलैंड में वो महंगी है लेकिन आपकी मार्केट है। अगर आपके फार्मर को फायदा है, क्रीसेंट वालों को जंग में एक खास जगह लेके ऑर्गेनिक शुगर केन ग्रो करके शुगर बनाने का, ब्राउन शुगर, और उनकी 800 रुपए किलो बिकती है जबकि आम 100 रुपए, उन्हें अगर फायदा है तो व्हाई नॉट। तो हमने तो बिजनेस का, हमने फॉरेन एक्सचेंज कमाना है, तो उसके लिए अगर आपको एक निश है, वी नो कि we have to learn from Sri Lanka. We will never go in a massive way or in a bad manner without preparation. आपके पास बायो फर्टिलाइजर नहीं है, बायो पेस्टिसाइड नहीं है और आप बैन लगा रहे हैं, तो ये बेवकूफी है, तो बैड गवर्नेंस है। पाकिस्तान कभी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए आप जमा खाते रखें कि वी हैव टू डू द कोएग्जिस्टेंस। अमेरिका में भी वार्स्ट एरिया है, और आफ्टर 3rd नंबर है दुनिया में, वो जो है इंडिया के बाद टर्की और फिर यूएसए का नंबर है, और इवन चाइना में भी 4थे नंबर पे है, जो कि 21 मुल्क ऑर्गेनिक ग्रो कर रहे हैं एग्रीकल्चर, उनमें उनका नाम है। तो कोएग्जिस्टेंस है विद ऑल टेक्नोलॉजीज। डॉक्टर साहब, मैं इसमें एक चीज फर्दर ऐड करता जाऊं आपकी बातों के साथ ही। ऑर्गेनिक में पानी जिसने भी कहा है कि ज्यादा चाहिए, ये उसने गलत बात है। मैं आपको एक बात गलत है। मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने जो बारिश का पानी नहीं है ना, इसको जो है ना, इसकी जो अपना कंजर्व करके जब उस पे कॉटन कास्ट किए, वो कोई उसको दूसरा पानी भी नहीं चाहिए था, उसी पे वो पूरी हो गई। एक बात। दूसरी, जहां तक बात है कि लैंड ज्यादा चाहिए, ये बात ठीक है। लैंड, क्योंकि हम लोग खुद भी उसको, बलूचिस्तान में तो लैंड का इशू है नहीं, बहुत ज्यादा लैंड है। हम लोग जो है ना उसको जितना ज्यादा डिस्टेंस पे लगा देते हैं इतने से, ताकि उसमें जो नेचुरल फैक्टर हैं वो 100% अपने अच्छे तरीके से काम करते रहें। वेंटिलेशन है, सनलाइट है, ताकि इंसेक्ट पेस्ट कॉम्प्लेक्स कम से कम हो। तो वो बिल्कुल मैं मानता हूं। बाकी जहां तक लैंड की आप ये बात कर रहे हैं कि शायद उसकी फर्टिलिटी में फर्क आ रहा है, मैं तो कहता हूं कि उसकी सस्टेनेबिलिटी हो रही है, वो बढ़ रही है उसकी फर्टिलिटी। ये बिल्कुल गलत है। अगर जिसकी भी कोई सोच है तो ये अच्छी बात नहीं है। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हबीब साहब। आई थिंक मेरे ख्याल में मतलब आज का ये डिस्कशन बहुत अच्छी रही है। ये हम इसको एज ए साइंसदान इसको मुख्तलिफ पहलुओं से देखते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ यहाँ पर एक अच्छा ब्रांड पाकिस्तान का इमेज आ सकता है। डॉक्टर सवर साहब ने भी कहा जितनी हम ऊपर जल्दी से जाएंगे उतना जल्दी से नीचे भी जा सकते हैं, तो इसलिए वो बड़ा धीरे धीरे चलें ताकि सारी चीज़ें साथ साथ डेवलप करती जाएँ। तो डॉक्टर साहब ने शुरू में बात की थी, ये जो 4 चीज़ें हैं जिसमें बायो लगता है, बायो सीड, बायो फर्टिलाइजर्स, बायो केमिकल, बायो पेस्टिसाइड,
ठीक है। तो इन सब चीजों को साथ साथ जो है ना लेके चलना है। तो टाइम आज का शॉर्ट है, तो हमारे असल में एक असल स्पीकर से हमने बात ही नहीं की। वहां से डॉक्टर सैफ अली साहब थे कैबी से, हमने उनसे भी बात नहीं की। इतनी इंटरेस्टिंग डिबेट होगी। जी डॉक्टर साहब भाई, आप पहुंच गए अपनी एक सेफ लोकेशन पे। आप जरा अपने काबी का पर्सपेक्टिव बताइए, किस तरह से चैलेंज, सीट का चैलेंज है या अपॉर्चुनिटीज हैं। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। इतने बड़े बड़े माशाल्लाह नेम हैं, हमारे सीनियर्स हैं, जिनकी बहुत अच्छी बातें जो हैं जो आज हमने सुनी। तो सारी सूरत हाल जो है डॉक्टर यूसुफ जफर साहब हैं, ये हमारे साथ होते हैं, हमारे उस्ताद भी हैं, सीनियर भी हैं, सारी बातें उन्होंने बता दी। और बाकी भी जो हबीबुल्लाह साहब हैं उन्होंने, और डॉक्टर तसव्वुर साहब ने माशाल्लाह बहुत ही कम्प्रिहेंसिव तरीके से ये चीज़ें जितनी उनको एलेबोरेट किया है कि जो जो प्रॉब्लम्स हैं ख़ास तौर पे। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज आ रहा है, चूँकि जो आज का टॉपिक भी आपका वो ये है कि जो ऑर्गेनिक सीड है इसकी मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे जो मुख्तलिफ ट्रायल्स हैं हमने लगाए हुए हैं, वो डिफरेंट सीड्स की जो मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं, वो वैराइटीज़ के सीड हमने कलेक्ट किए हैं, जो CCRI से भी हैं, निबजी से भी हैं और नायाब से भी हैं। तो इस वक्त जो ज़्यादातर ऑर्गेनिक कॉटन ग्रो हो रही है, ख़ास तौर पे फोडाबास में भी काम स्टार्ट किया हुआ है, और बलूचिस्तान उसमें नायाब की दोनों वैराइटीज़ हैं, एक नायाब किरण है और एक नायाब 2008 जो है। ये वैरायटी जो है एक्सक्लूसिवली जो है ये ग्रो की जा रही है। तो अब इसमें ये है कि हमें चंद वैराइटीज़ के ऊपर रिलाय नहीं करना चाहिए, इसमें डाइवर्सिटी लानी चाहिए। नंबर ऑफ वैरायटी जितनी ज़्यादा होंगी उससे ये है कि हमारी एक तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी उसमें, और दूसरा ये है कि कोई भी इंसेक्ट है या किसी किस्म की डिजीज़ है उसके खिलाफ ये सूदमंद साबित होंगी। तो इस लिहाज से हमने ऑलमोस्ट 14 वैरायटी हैं जो डिफरेंट हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से हमने कलेक्ट की हैं और उनके ट्रायल लगाए हैं हमने। फोडाबास में भी 6 लोकेशंस में हैं, इसी तरीके से लैसबेला में भी हैं, रखनी में, बारखान में। तो ये इंशाल्लाह हम चेक करेंगे वहाँ पे कि कौन सी वैरायटी किस एरिया के लिए जो सूटेबल साबित होती है, और इंशाल्लाह फिर वही वैरायटी आगे जो है हम मल्टीप्लिकेशन में रिस्पेक्टिव एरिया के लिए यूज़ करेंगे। तो इसी के साथ मेरे ख्याल में टाइम काफ़ी शॉर्ट है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इसके अलावा और जो है वैल्यू चेन में जो है मुख्तलिफ इसमें जो है उसको ऐड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बायो इनपुट्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसमें ख़ास तौर पे फर्टिलाइज़र्स का सर्टिफाइड फर्टिलाइज़र्स जो हैं, इस तरीके से सर्टिफाइड जो बायो पेस्टिसाइड्स हैं, इनका होना बहुत ज़रूरी है। तो चंद एक जो है वो इंस्टीट्यूट इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसा कि सर अभी बता रहे थे, नायाब इको स्प्रे, दैट इज़ वेरी गुड। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, हम राब्ते में हैं उनके साथ भी, तो उनके डेमो प्लांट्स भी हम इंशाल्लाह लगा रहे हैं। इस तरीके से और भी जितने कोई बायो पेस्टिसाइड्स या बायो फर्टिलाइज़र्स या बायो कंपोस्ट हैं, इंशाल्लाह हम उनसे कांटेक्ट भी करेंगे और ये फार्मर तक ये चीज़ जो है लेके आएँगे, ताकि एक मैस प्रोडक्शन में हो और ऑर्गेनिक सिस्टम के लिए जितने भी इनपुट्स हैं वो अवेलेबल हो। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मेरे ख्याल में टाइम लिमिट्स की वजह से मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, तो जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी एक्सपर्ट राय के साथ हमें आगाह किया। तो मेरे ख्याल में अब टाइम हमारा शॉर्ट है। हमारे साथ अहमद उमैर साहब ने बीच में हाथ खड़ा किया था, वो कुछ पूछना चाह रहे थे, फिर हम हबीब भाई की तरफ वापस आते हैं। जी अहमद उमैर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। मुझे ये कहीं पढ़ने का मौका मिला था कि इंडिया की जो ऑर्गेनिक कॉटन की इंडस्ट्री थी, उसको मेजर चैलेंज आया फेक डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, जिसका नुकसान फार्मर्स को भी जाहिर हुआ। तो इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? अब इसके बारे में हमारे साथ अगर तो डॉक्टर यूसुफ साहब आप ही साहब बताएं। जी सर। जी, इंडिया का साथ जो इशू है, क्योंकि इंडिया में आपको पता है कि जो इंडिया में बीजी कॉटन या जीएम कॉटन रिलीज की थी प्राइवेट सेक्टर ने, माहिको जो महाराष्ट्र हाइब्रिड कंपनी है सीड की, उसने मॉन्सेंटो से मिलके, और वो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में वो रजिस्टर्ड भी है, और वो बहुत बड़ा उनका वसी कारोबार है,
तो इंडिया का जो तकरीबन 90% एरिया जो है वो अंदर बीटी कॉटन जो फर्स्ट जनरेशन पे चला गया। उसके बाद उनका कोई झगड़ा सुप्रीम कोर्ट की प्राइसेस पे हुआ, तो उसके बाद उन्होंने मजीद काम वहां जरा कम हो गया, लेकिन हालांकि उन्होंने 3 जीन जो सेकंड और थर्ड जनरेशन वाला है उस पर पहुंच गए थे, जो पाकिस्तान में भी अब आया। तो उसका सीड लीक हुआ विदाउट अप्रूवल और फार्मर ने उसको बेतहाशा लगाया। तो इंडिया में जो इशू हुआ है वो है मिक्सिंग का, कि दे वर अनएबल, क्योंकि पिंक बोलवर्म वगैरह की प्रॉब्लम है, तो वो दे वर अनएबल टू मेक द, फर्क नहीं कर पाए बिटवीन द ऑर्गेनिक सीड एंड जीएम सीड। तो उसमें मिक्सिंग बहुत हुई, तो उनकी लॉट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा रिजेक्ट हुई है। तो उस वजह से उनको जो है काफी सीरियस, और फिर उनकी दूसरी बात यह है कि हम लोग जो इतनी अभी सर्टिफिकेशन करवा रहे हैं वो थर्ड पार्टी अब्रॉड है। कंट्रोल यूनियन इस मल्टीनेशनल है, बड़ी कंपनी है, हॉलैंड में बेस्ड है, तो वो उनका रीजनल ऑफिस श्रीलंका में है, पाकिस्तान में वो खोला है उन्होंने, तो उनकी ऑडिटिंग जरा सख्त है। जबकि इंडिया ने अपनी कंपनीज बना के उनको रजिस्टर्ड करवा लिया और उनका जी अपनी कंपनियां करेंगी। तो वो जो ट्रस्ट डेफिसिट जो हुआ कि भाई उसमें वो खुद ही करवा लिया, खुद ही ठप्पा लगवा लिया और वो माल जाके निकला। और फिर तीसरी आखिरी बात जो है कि पहले अमेरिका में भी और दूसरी जगहों पे ऐसा सिस्टम नहीं था कि आप फाइबर में चेक कर सकें कि जीएमओ उसमें है या नहीं है, या फर्टिलाइजर है कि नहीं है। अब दुनिया में 3 बड़ी कंपनीज आई हैं, जिस तरह वो IWA33 है वागानिगन यूनिवर्सिटी का, एक न्यूजीलैंड में कंपनी है वो पानी के स्टेबल आइसोटोप से, अब वो बता सकते हैं कि फाइबर में को सिर्फ चेक करके, जिसमें सेलुलोज होता है उसमें डीएनए या प्रोटीन कम होता है, वो बता सकते हैं हमारी कमीज के ऊपर बार स्कैन करके कि इसमें कितनी परसेंट जो है कॉटन वो सिंकियांग की है, कितनी पाकिस्तान से है, कितनी इंडिया से है, और इसमें जीएमओ है कि नहीं है। यानी वैल्यू चेन में जितने स्टेप्स हैं, सीड से लेके जो है वो फुट्टी, और फुट्टी से फिर आगे धागा, धागे से फिर आगे कपड़ा, कपड़े से आगे प्रोसेस जो है चीज, जैसे डाई होके स्टिच होके, उसमें भी पता आप करा सकते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है न्यूक्लियर की तरह कि आप हर लेवल पे पता करा सकते हैं। तो इन ये 3-4 मुख्तलिफ अनासर थे, इन्होंने मिलके जो है वो जो ट्रस्ट था इंडियन कॉटन के ऊपर वो उसको वेवर या शेकी किया, जिसकी वजह से दे हैव स्टार्ट लुकिंग पाकिस्तान की तरफ। तो पाकिस्तान के लिए मैं हर फोरम पे यही कहता हूं कि अगर हमने अपना एतमाद बनाना है तो हमें बड़े संभल के, जिस तरह खालिद ने बताया कि बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता चलना होगा, और हमें बड़े स्ट्रिक्ट, अगर आपको अपने गलती कर दी है, स्प्रे हो गया, कुछ हो गया, तो आप इसको जनरल कॉटन में बेच दें, इसको खुदारा ऑर्गेनिक कॉटन में मिक्स ना करें। उससे फिर बड़ा हमारा एक दफा का ट्रस्ट लॉस हो गया तो दोबारा रीइंस्टेट करना बड़ा मुश्किल होगा। अभी पाकिस्तान के लिए गोल्डन चांस है कि इतना बड़ा गैप है डिमांड और सप्लाई में, तो पाकिस्तान पूरा भी जोर लगाए तो उनकी डिमांड को फुल नहीं करते। तो अभी डिमांड एग्जिस्ट करती है मार्केट में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। ये आपने बहुत पते की बात की सर। हमें वो जो ना बेबी स्टेप्स लेके अपना ट्रस्ट बिल्ड करना है। पाकिस्तान का ये ट्रस्ट बिल्ड होगा तो दुनिया में हमें एक किस्म की, क्या कहते हैं कि जैसे हमारा सियालकोट का फुटबॉल है, उसको कोई दुनिया मात नहीं दे सकी, तो इसी तरह अगर हम जो है कॉटन में अपना ऑर्गेनिक कॉटन बलूचिस्तान को माशाल्लाह पूरी दुनिया में प्रमोट करें और दूसरे रीजन्स भी जो हैं, तो इंशाल्लाह आपके साथ ये डिबेट जारी रहेगी। तमाम जो हमारे साथ मौजूद मेहमान थे, मैं सबका बहुत मशकूर हूँ। और चूंकि ये प्रोग्राम अगेन मैं कहता हूँ ये किसानों की भलाई के लिए होता है, किसानों को हमने आगे लेके जाना है। आने वाला वक्त जो है उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं पाकिस्तान के लिए। हमें डॉलर्स चाहिए, ठीक है जी, इकोनॉमी को सस्टेन करने बढ़ाने के लिए। तो हबीब साहब, हबीब भाई आप बात करना चाह रहे हैं, आप प्लीज बात कीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा इसमें वो करता चलूं। अपना यूसुफ जफर साहब ने बड़ी अच्छी बात की। इंडिया का सिस्टम जो कोलैप्स हुआ सबसे ज्यादा उसकी यही थी कि उसकी अपनी कंपनी थी, हम लोग थर्ड पार्टी वैलिडेशन कर रहे हैं। दूसरी बात मैं एक यहाँ आपके गोश गुजार करता चलूं सर, हमने जल्दी नहीं की। आप यकीन करें कि लोकल टेक्सटाइल कंपनियां इतने, आज भी सर इस टाइम मैं खुशदार में बैठा हूँ, हम लोग ने आज ये गुल अहमद वालों की एक कंपनी की इंसेप्शन थी यहाँ, उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है नया, उसकी इंसेप्शन के लिए मैं यहाँ आया था, वो कंपनी वाले भी सारे आए। हम लोग इतना आहिस्ता आहिस्ता फोंक फोंक के कदम रख रहे हैं, आप यकीन नहीं करेंगे। वरना मैं जितना इनकी डिमांड थी तो हम एक ही गो में सारे बलूचिस्तान में ऑर्गेनिक के प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता इसलिए कर रहे हैं कि हम एक को किसी हद तक पहुंचाते हैं
फिर दूसरा आगे लगा देते हैं। तो ये हमारी हत्तुल वसा कोशिश है कि हम इसको इस बदनामी से बचें और इसको ऐसा ऐसा आगे ले जाए। बाकी इसमें जहां तक बात है चीजों की अवेलेबिलिटी की, वो सर अभी तक मुल्क में मार्केट ये फेडरल लेवल पे, अब पिछली दफा भी मैंने जिक्र किया था सर, अभी बायोपेस्टिसाइड की रजिस्ट्रेशन किसने करनी है? फेडरल प्लांट प्रोटेक्शन ने करनी है। सीड्स हमें अच्छा जो है ना, वो रिसर्च के इदारे कॉटन के सारे फेडरल ही है। तो इस पे हमें तसव्वुर साहब यहाँ बैठे हैं, मैंने पिछली दफा ये गुजारिश की थी, चाहे खालिद अब्दुल्ला साहब आ जाते हैं, तसव्वुर मलिक साहब आते हैं, किसी एक बंदे को परमानेंट टास्क देते हैं। ऑर्गेनिक एक पूरा सेपरेट फील्ड है, अलहदा दुनिया है। तो अगर वो अब मुस्तकिल हमारे साथ राब्ते में रहेंगे, तो अगर हम इस पे काम करें एक फेडरल लेवल और प्रोविंशियल लेवल और फिर ये प्राइवेट जो भी पार्टनरशिप है, मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा एक गुलदस्ता बन जाएगा। थैंक यू सर। जी सर, बहुत शुक्रिया। मैं सर आपको ऑफर देता हूँ, चूंकि हम यहाँ यूके में मैं बेस्ड हूँ, हम ये ऑफर देते हैं कि जहाँ पे आप ये काम कर रहे हैं तो वहाँ पर ये लाइफ साइकिल असेसमेंट भी की जाए, वहाँ पर वर्म काउंट भी देखा जाए, ताकि एक जो जितनी भी अच्छी जो गुड स्टेप्स हैं हम उनको आगे दुनिया को बताएं। सर्टिफिकेशन वाली बात से तो मुझे बड़ी तसल्ली हुई है, जिस तरह से आप हबीबुल्लाह साहब आप बड़ा केयरफुल इसको देख रहे हैं। ये बहुत जिम्मेदारी है हमारे पास, और अगर हमने इंशाल्लाह ये निभा लिया, सिस्टम एक दफा चलना शुरू हो गया, तो हम उस ट्रैक पे आ जाएंगे। फिर इंडस्ट्री खुद जो है वो जब उन्हें पता होगा कि ये बहुत ही, अब मैं बताऊं कि यहाँ डॉक्टर साहब को तो पता है, डॉक्टर यूसुफ साहब को, कि यहाँ वेस्ट में अगर आप जानवर को एंटीबायोटिक लगाते हैं तो आपने 14 दिन या 12 दिन तक आपने वो जो दूध जो है अपने उस दूध वाली कंपनी को नहीं बेचना। अच्छा, वो अब ये है कि वो ये अब ये रूल पता नहीं कितने साल पहले बना था, लेकिन वो रैंडम कभी टेस्ट करते हैं। कभी रैंडम टेस्ट हो गया, उस फार्मर का जो है वो अगले 12 महीने के लिए 6 महीने के लिए वो बैन है, वो किसी को दूध नहीं बेच सकता। तो अब वो फार्मर उसको अपनी मस्ट ट्राई करता है। तो इसलिए जो है कि ये फार्मर की अगर हम ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं जिम्मेदारों को, अगर इस चीज में फायदा भी नजर आए और फायदा होगा, मैं बताऊं कि हम कल प्रीमियम मांग सकते हैं कि लोग देखो हमारे पीछे जो है इसका ये चीजें हुई हैं, जिसमें माशाल्लाह WWF चीजें बहुत अपना किरदार अदा कर रही है। दुनिया अब इस नेट जीरो की तरफ चल पड़ी है। नेट जीरो के बारे में डिस्कशन आज से 10 साल पहले नहीं थी, 6 साल पहले भी नहीं थी। ये हमारे यूके में जब भी COP26 हुई थी, तो उसके बाद से हर कॉर्पोरेट जो है अपैरल इंडस्ट्री जिसको हम कहते हैं टेक्सटाइल, इसका कोई 1.1 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट है, ठीक है जी। तो इन्होंने इन चीजों की तरफ जाना है। हमने अपनी आई थिंक एक बड़ी मार्केट इसमें फायदा ले सकते हैं। इसको धीरे धीरे से लेके चलें, ट्रेनिंग करें, कैपेसिटी बिल्ड करें, ओनरशिप दें इस पे, हम मतलब वो एक स्टैंडर्ड्स लेके आए, प्रोफेशनलिज्म लेके आए। तो इसमें बहुत बड़ा मौका है हमारे पास है। इंशाल्लाह सावी आपके साथ इन मामलात में आपके साथ रहेगी। सावी एक डिजिटल कंपनी है, आपको शायद मालूम हो कि हम लोग जो है जिम्मेदारों को एक ऐप के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आप जो हमारे मौजूद मेहमान हैं, आपका बहुत शुक्रिया अगेन आपका आज आने का, और इंशाल्लाह फिर ये डिस्कशन फिर कंटिन्यू रहेगी। तो आपका बहुत शुक्रिया इन अल्फाज के साथ। आपको अल्लाह में अपनी हिफाजत में रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। भाई साहब मैं भूल गया था।